सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। तिजांस पाठशाला सूरतगढ़ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। थर्ड ग्रेड का पेपर बहुत नज़दीक है और ऐसे समय में चीज़ों को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इतने टाइम की मेहनत है वो ऐसे लगता है कि बेकार चली जाएगी। तो आपकी इसी रिवीजन में कुछ हेल्प करने के लिए तिजांस पाठशाला यहाँ पे आपके लिए रेगुलर है वो क्लासेस लेके आएगा, जिसमें जितने भी आपके जैसे ग्रामर के आपके 10 टॉपिक है, वोकैब के टॉपिक है, टीचिंग मेथड के टॉपिक है, या अपनी यूं कहें लिटरेरी टर्म्स और फोनेटिक्स के टॉपिक्स है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स में जितना मैक्सिमम हो सकेगा हम लगभग टॉपिक है उनको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। आज जो अपनी चर्चा करेंगे वो टीचिंग मेथड, जो आपके पेडागोजी का जो सेक्शन है वहां से अपने स्टार्ट करेंगे, वहां से अपनी चर्चा स्टार्ट करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि 2 से 3 क्लास में आपके पूरे टीचिंग मेथड जिसके 10 क्वेश्चन हैं वो आपको पेपर में आएंगे, और मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चन है वो इन 3 क्लास में आपको मिले। तो अपने हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो टीचिंग मेथड के, अगर मैं थर्ड ग्रेड में टीचिंग मेथड के सिलेबस की बात करूं तो 5 टॉपिक है वो आपके दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है बेसिक प्रिंसिपल या प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। सेकेंड टॉपिक की अगर अपने बात करें तो वहां पे CLT आपके दिया हुआ है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, वो आपके सेकेंड टॉपिक दिया हुआ है। थर्ड टॉपिक की अगर अपने बात करें, थर्ड टॉपिक की बात करें तो टिचिंग मेथड है, उस नाम से आपका थर्ड टॉपिक है मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। फोर्थ जो टॉपिक है वो आपका है जो मल्टीलिंगुअलिज्म का टॉपिक है, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश है, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म। और लास्ट वन है इवेल्युएशन का और रेमेडियल टीचिंग का आपके टॉपिक है। तो यहाँ पे मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन और रेमेडियल टीचिंग। तो इन 5 भागों में आपके ये टॉपिक है वो क्या है कि डिवाइड किए हुए हैं, और जिनमें जो आज अपनी चर्चा करने वाले हैं किन किन पॉइंट्स को कवर करेंगे, आज अपने इन 2 पॉइंट्स है उनको कवर करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में बाकी जो आपके पॉइंट्स है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश है, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश है और मेथड ऑफ इवेल्युएशन रेमेडियल टीचिंग है, इनको कवर करने की अपनी कोशिश करेंगे। तो आज जो अपनी चर्चा करेंगे वो कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग और जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं उनकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैं आपको कहता हूं आप एंड तक है इस क्लास को देखिए और आपको फील होगा, चाहे आपका पहले से टॉपिक पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ, फिर भी ये क्लास लगाने के बाद में ये फील होगा कि भी हाँ अब इन टॉपिक्स में हमें क्या है कि काफी कुछ है, ठीक है, वो आने लग गया, काफी कुछ हम कंफर्टेबल फील करने लग गए। तो चर्चा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जितने भी मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश में सारे मेथड्स हैं उनकी चर्चा करेंगे, जिसमें CLT है जो आपके अलग से दिया हुआ है, जिसमें से एक क्वेश्चन आना निश्चित है, ठीक है। तो उसकी भी क्या है कि इन सभी के साथ में अपनी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करें, ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद में CLT है वो अपने एंड में करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, मेथड्स पे आने से पहले मैं बात करना चाहूंगा लैंग्वेज क्या है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्या है कि सिर्फ यूं कहें कि 3 से 4 मिनट बेसिक बात करनी जरूरी है, और वो बेसिक बात कौन सी, जो आपके इन सभी मेथड्स में काम आएगी। इधर उधर की एक भी बात आपको नहीं मिलेगी, टू द पॉइंट है वो अपनी चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक है, इसलिए अपने टू द पॉइंट ही चर्चा करेंगे। तो बात करें अपने सबसे पहले, और ये वो बातें हैं जो आपके टीचिंग मेथड पढ़ते वक्त काम आएगी, इसलिए अपने को करना जरूरी है। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज किसको कहते हैं, लैंग्वेज क्या है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब जिससे आप दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जिससे के माध्यम से आप अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। तो बात करें लैंग्वेज की, उसकी डेफिनेशन की, तो सबसे पहले बात अपने को क्या ध्यान रखनी है, लैंग्वेज इज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग एंड थॉट्स। अब बात करते हैं लैंग्वेज कैसी स्किल है। अगर आपसे पूछ ले तो लैंग्वेज जो है वो एक्वायर्ड स्किल है, एक्वायर्ड स्किल जिससे आप प्रैक्टिस करते हुए, बार बार प्रैक्टिस करते हुए सीखते हैं। जैसे आप टाइपिंग सीखते हैं, जैसे स्विमिंग सीखते हैं, उसी प्रकार लैंग्वेज को आप बार बार प्रैक्टिस करके एक्वायर करते हैं, इसलिए इसको एक्वायर्ड स्किल है वो कहा जाता है। तो अपने बात करें इसकी, तो लैंग्वेज है वो कैसी स्किल है, अगर यहाँ पे
बात करें तो आप क्या कहेंगे, लैंग्वेज जो है वो क्या है, आपकी एक्वायर्ड स्किल है। तो लैंग्वेज इज एक्वायर्ड by practicing it regularly as swimming, typing, etc. It can be called as an acquired skill। तो ये अपने को छोटी सी बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन है, ठीक है, वो अपने बात करते हैं आपके, ए लैंग्वेज में बी क्लासिफाइड एज। लैंग्वेज को दो आपकी कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वैसे तो अलग अलग कैटेगरी है, परंतु आपके थर्ड ग्रेड टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो दो कैटेगरी, एक फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है, जिसको आप नेटिव लैंग्वेज कह सकते हैं, जिसको आप मदर टंग कह सकते हैं। जो भी बच्चा अपनी लैंग्वेज सीखता है, जैसे अगर क्या है कि पंजाब का पंजाबी सीख रहा है, राजस्थान का मारवाड़ी राजस्थानी सीख रहा है, ठीक है, तमिल है तो एक प्रकार से तमिलनाडु का है तो तमिल सीख रहा है, तेलुगु सीख रहा है। जो फर्स्ट लैंग्वेज बच्चा सीखता है वही उसकी फर्स्ट लैंग्वेज कहलाएगी, वही उसकी मदर टंग कहलाएगी, वही उसकी नेटिव लैंग्वेज कहलाएगी, जिसको L1 अपने कह देते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पे, ठीक है, मदर टंग कह दो, नेटिव लैंग्वेज कह दो या फर्स्ट लैंग्वेज कह दो, एक ही बात है। और दूसरा, ठीक है, जो टारगेट लैंग्वेज, जो सेकंड लैंग्वेज वो सीख रहा है, जैसे मान लेते हैं कि राजस्थान का बच्चा है, ठीक है, वो एक प्रकार से, ठीक है, इंग्लिश सीख रहा है, तो इंग्लिश है वो उसकी क्या हो जाएगी, सेकंड लैंग्वेज हो जाएगी, वो उसकी टारगेट लैंग्वेज हो जाएगी। तो दो बातें अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है, दो कैटेगरी लैंग्वेज की, ठीक है, एक तो मदर टंग नेटिव या फर्स्ट लैंग्वेज, और जिसको L1 कह देते हैं, और L2 मतलब सेकंड लैंग्वेज जो उसकी है, जो टारगेट लैंग्वेज जो सीख रहा है ये। तो यहाँ पे दो, अब फॉरेन लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपके काम नहीं आएगी। आपके जो काम है थर्ड ग्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपने को चर्चा करनी है वह अपनी चर्चा कर रहे हैं। तो L1 और L2 आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज। और जो बच्चा क्या है, ठीक है, मदर टंग के बाद में कोई भी जो लैंग्वेज सीख रहा है, इंग्लिश सीख रहा है, तो वो उसके लिए टारगेट लैंग्वेज है, वो उसके लिए सेकेंड लैंग्वेज है। नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं यहाँ पे स्किल्स के बारे में, फॉर्म्स के बारे में। स्किल्स और फॉर्म्स, चार स्किल होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चार स्किल है, जिसमें से दो स्किल है वो आपकी रिसेप्टिव स्किल कहलाएगी, ठीक है। रिसेप्टिव स्किल जिनसे आप ज्ञान ग्रहण करते हैं, या तो आप देखकर ज्ञान ग्रहण करेंगे या पढ़कर ज्ञान ग्रहण करेंगे, तो ये रिसेप्टिव स्किल होती है। मतलब या तो लिसनिंग, ठीक है, सॉरी, या तो क्या होगा, लिसनिंग, ठीक है, सुनकर ज्ञान ग्रहण करेंगे, या क्या है, पढ़कर। तो लिसनिंग और जो रीडिंग है, लिसनिंग और रीडिंग है, ये आपकी क्या है, रिसेप्टिव स्किल है। और ठीक है, जो आपकी जो कुछ भी आता है, आपके थॉट्स हैं, उनको अगर दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना है, बताना है, तो या तो आप बोल के बताएंगे या लिखकर, तो इनको प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। तो यहाँ पे चार आपके स्किल है, जिसकी अगर मैं बात करूं तो देयर आर 4 बेसिक स्किल ऑफ लैंग्वेज, बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान रख लेना। आगे के जितने भी टीचिंग मेथड की अपने बात करेंगे, ठीक है, उसके लिए ये पॉइंट जरूरी है, ठीक है, अननेसेसरी कोई बात नहीं की जाएगी, बता ध्यान रखना। तो यहाँ पे कौन सी चार स्किल है, LSRW, L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चार स्किल है वो होती है, जिसमें दो स्किल आपके ज्ञान ग्रहण करने के लिए या तो क्या है, आप सुनकर करेंगे या पढ़कर। तो लिसनिंग और स्पीकिंग है, ये रिसेप्टिव स्किल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रिसेप्टिव स्किल है वो कहलाएगी। दूसरों को बताएंगे अपनी बात, या तो बोलकर या लिखकर, तो ये दोनों स्किल है वो क्या कहलाएगी, प्रोडक्टिव स्किल कहलाती है। बेटा क्या कहलाती है, प्रोडक्टिव स्किल है वो कहलाती है, ये ध्यान रखेंगे। जब आप कभी कोई भी चीज सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आप पैसिव रहते हैं, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होती। तो ये जो लिसनिंग और रीडिंग जो है, ये क्या है कि रिसेप्टिव स्किल के साथ साथ में पैसिव स्किल भी होती है। कैसी स्किल, पैसिव स्किल इनको कहते हैं। और जो स्पीकिंग, राइटिंग है, ये प्रोडक्टिव स्किल, और उसके साथ साथ में जब आप बोलते हैं, जब आप लिखते हैं, तो आप एक्टिव रहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो भी एक्टिव हूं, मैं लिखूंगा तो भी एक्टिविटी होगी, इसलिए इनको क्या है, प्रोडक्टिव स्किल के साथ साथ में एक्टिव स्किल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एक्टिव। प्रोडक्टिव कह दो, क्रिएटिव कह दो, एक ही बात है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने पड़ा। तो यहाँ पे रिसेप्टिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल या क्रिएटिव, और दूसरा पैसिव स्किल और एक्टिव स्किल। तो ये यहाँ पे चार स्किल्स है, ये अपने को ध्यान रखनी है, आगे हर एक मेथड में काम आएगी। तो L और R, लिसनिंग और रीडिंग है वो पैसिव स्किल है, वो क्या है, रिसेप्टिव स्किल है। और स्पीकिंग और राइटिंग वो एक्टिव स्किल है, वो क्या है, प्रोडक्टिव या क्रिएटिव स्किल इनको कहते हैं।
अब इधर ध्यान दें, ये जो चारों स्किल है, ठीक है, ये एक प्रकार से जब आप अपनी मदर टंग सीखते हैं, जब आप अपनी नेटिव लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भी आपकी हो, पहले आपकी लिसनिंग चलेगी, फिर आपके, ठीक है, स्पीकिंग चलेगी, फिर आप मतलब बोलना सीखेंगे। पहले सुन रहे हैं, फिर बोलना सीख रहे हैं, फिर आप पढ़ना सीखते हैं, और उसके बाद में आप लिखना सीखते हैं। इसका मतलब जो इनका जितनी भी स्किल्स है, उनका अगर नेचुरल ऑर्डर पूछ ले, अगर उनका साइकोलॉजिकल ऑर्डर पूछ ले, अगर उनका साइंटिफिक ऑर्डर पूछ ले, तो आपको कहना है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये आपका क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये आपका साइकोलॉजिकल ऑर्डर, नेचुरल ऑर्डर या अपने साइंटिफिक ऑर्डर उसको कह सकते हैं। भी एक कोई भी लैंग्वेज जो सीखी जाती है, वो पहले लिसनिंग चलेगी, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और राइटिंग। तो यहाँ पे बात करते हैं ये आपके, ठीक है, इसमें, ठीक है, क्या नेचुरल ऑर्डर, साइकोलॉजिकल ऑर्डर या साइंटिफिक ऑर्डर, साइंटिफिक सीक्वेंस है, वो किसी भी लैंग्वेज का क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। LSRW ये क्या है? नेचुरल ऑर्डर है। काफी बार ग्रेड थर्ड के आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, जिसको आपको पूरा पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और आगे राइटिंग ही तो लिखा है क्या उसने, या कुछ और लिख दिया वहां पे? ठीक है, यहाँ पे रीडिंग की जगह आर से रीडिंग ही लिखा है क्या? तो ढंग से आपको पढ़ना है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ स्किल है वो किसको कहते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ स्किल की अगर मैं बात करूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी स्किल है, आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो केवल और केवल एक स्किल ही नहीं चलती, ठीक है, एक साथ में दो या दो से अधिक स्किल है, उन पे काम क्या है, क्या हो रहा होता है। जैसे अगर कोई क्या है कि किसी से बातचीत कर रहा है, अब बातचीत कर रहा है तो लिसनिंग का भी काम चल रहा है, स्पीकिंग का भी चल रहा है। इसका मतलब कोई भी स्किल आइसोलेशन में नहीं सिखाई जा सकती है, आइसोलेटेड उसको करके एक अकेली सिखाना चाहे तो नहीं। तो एक साथ में दो या दो से अधिक स्किल पे जब काम किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ ए स्किल कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो LSRW आर नॉट प्रेजेंटेड एंड प्रैक्टिस्ड इन आइसोलेशन। तो इनको क्या है कि आइसोलेशन में कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया जाता, कभी प्रेजेंट नहीं किया जाता। एक्टिविटीज एनकरेज यूजिंग टू और मोर स्किल इन कंजंक्शन। जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, वो दो या दो से अधिक स्किल को एक साथ में यूज करने के लिए एनकरेज करती है। उसमें एक या दो या दो से अधिक स्किल है वो, ठीक है, इन्वॉल्व होती है। तो ये क्या होती है? इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स है। तो ये क्या कुछ बेसिक बातें जो अपने को पता होनी चाहिए। क्या क्या मैंने बताई है, दोबारा से सुन ले। लैंग्वेज क्या है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज एक प्रकार से एक्वायर्ड स्किल है। कैसी स्किल है? एक्वायर्ड स्किल है। आप प्रैक्टिस से क्या कि इसको सीखते हैं, जैसे आप स्विमिंग है, टाइपिंग है, साइकिलिंग सीखते हैं, उसी प्रकार से, ठीक है, लैंग्वेज है उसको सीखा जाता है। लैंग्वेज की अगर अपने बात करें, तो यहाँ पे लैंग्वेज को दो भागों में डिवाइड करते हैं, L1 और L2। L1 मतलब बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज, जो उसकी मदर टंग कहलाती है, जो उसकी नेटिव लैंग्वेज कहलाएगी। L2, ठीक है, जो उसकी सेकंड लैंग्वेज होगी, जो उसकी टारगेट लैंग्वेज होगी, वो क्या होगी? LA2 होगी। ये ध्यान रखिए। उसके बाद में बात आते हैं स्किल्स के फॉर्म पे। जो 4 स्किल होती है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, जिसमें लिसनिंग, ठीक है, आप सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। रीडिंग, लिसनिंग और रीडिंग है वो क्या है? आपकी रिसेप्टिव स्किल है, वो आपकी पैसिव स्किल है। स्पीकिंग है, राइटिंग है, ये आपकी एक्टिव स्किल है, ये आपकी प्रोडक्टिव या क्रिएटिव स्किल अपने इसको कह सकते हैं। कोई भी जो स्किल्स है, ये चारों जो स्किल्स है, इनके नेचुरल ऑर्डर है, इनका एक साइकोलॉजिकल ऑर्डर है, साइंटिफिक ऑर्डर है, और वो क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। LSRW इसका साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है। और इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स किसको कहते हैं? भी दो या दो से अधिक स्किल्स को एक साथ में जब काम किया जाता है, तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स कहते हैं। तो ये यहां तक की चर्चा अपनी कंप्लीट हुई। अब आगे बात करते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अब अपने बात करते हैं मेथड्स पे आते हैं, और सबसे पहला मेथड है आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है। ठीक है, तो इसकी यहां पे अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की। तो पहले इधर ध्यान से सुने, दो मेथड को साथ में लेके चलेंगे। ग्रामर मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, और एक आपका डायरेक्ट मेथड है। इन दोनों को साथ में कैसे? पहले ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, उससे रिलेटेड फैक्ट अपने देखेंगे। फिर डायरेक्ट मेथड है, उसके फैक्ट देखेंगे। उसके बाद में इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको कंपैरेटिवली क्या अपने करेंगे, क्योंकि ये दोनों मेथड एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए इनका बैकग्राउंड,
ठीक है, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कह दो या इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो देखने के बाद में अपने किस पे आएंगे, ठीक है, अपने इन दोनों को कंपैरेटिवली लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, उससे रिलेटेड फैक्ट की बात करें तो यहाँ पे इसके सबसे पहले अलग अलग नाम क्या है उसकी बात करते हैं, ये किस किस नाम से जाना जाता है। तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन है, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है जीटी मेथड। क्या होती है? जीटी मेथड। तो एक प्रकार से इसको जीटी मेथड कहते हैं। ये सबसे पुराना मेथड है, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज को सिखाने का सबसे पुराना मेथड है, इसलिए इसको ओल्डेस्ट मेथड और ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। तो जीटी मेथड हो गया, ओल्डेस्ट मेथड हो गया और ट्रेडिशनल मेथड हो गया। तो यहां पे बात करें इसके अलग अलग नाम की, जीटी मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है और ट्रेडिशनल मेथड है। उसके साथ साथ में इसको क्लासिकल मेथड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज जिनको क्लासिकल लैंग्वेजेस माना जाता था, उनको पढ़ाने के लिए ये मेथड सबसे पहले यूज में आया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्लासिकल मेथड कहते हैं। तो एक नाम और अपने को याद रखना है, क्या? क्लासिकल मेथड। क्यों भाई? क्योंकि ये क्या है? यूज्ड फॉर टीचिंग ऑफ लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज। तो लैटिन और ग्रीक जिनको क्लासिकल लैंग्वेजेस कहते थे, तो उनको पढ़ाने के लिए सबसे पहले यूज हुआ मेथड, इसलिए जीटी मेथड को अपने क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। तो सबसे पहले ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, उसकी शॉर्ट फॉर्म जीटी मेथड है। जीटी मेथड है वो सबसे पुराना है तो ओल्डेस्ट है। ट्रेडिशनल मेथड है, अभी भी परंपरागत रूप से स्कूलों में अपने देखते हैं तो यही मेथड है वो क्या है कि इंग्लिश टीचिंग में यूज किया जा रहा है, तो ट्रेडिशनल मेथड है। और यूरोपियन कंट्रीज में सबसे पहले क्या है कि क्लासिकल लैंग्वेजेस जो ग्रीक और लैटिन है उसको पढ़ाने के लिए इसका यूज किया गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्लासिकल मेथड। अब ये देखिए, इधर ध्यान से सुने, ये जो मेथड है उसको अननेचुरल मेथड भी कहते हैं। इस मेथड को क्यों अननेचुरल कहते हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्किल्स है वो 4 स्किल होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। जिसमें जीटी मेथड है वो लिसनिंग और स्पीकिंग जो है उसको स्किप करता हुआ सीधा किस पे फोकस कर रहा है? रीडिंग और राइटिंग पे। तो लैंग्वेज लर्निंग का नेचुरल सीक्वेंस, साइकोलॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है? LSRW। तो इसने क्या कर दिया? इस नेचुरल सीक्वेंस को बिगाड़ दिया। लिसनिंग और स्पीकिंग पे बिल्कुल ही फोकस नहीं कर रहा, सीधा किस पे आ गया? रीडिंग और राइटिंग पे आ गया। इसलिए क्या है कि इसको क्या कह देते हैं? अननेचुरल मेथड कह देते हैं। क्योंकि ये जो नेचुरल सीक्वेंस है एक लैंग्वेज को सीखने की, ठीक है, इसको इसने बिगाड़ दिया, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? अननेचुरल मेथड कह देते हैं। तो ये एक प्रकार से अननेचुरल मेथड हो गया। जीटी मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, क्लासिकल मेथड है, अननेचुरल मेथड है। उसके साथ साथ में इसको अपने यूं कहें कि यूएसए में इसका नाम एक और है, पर्शियन मेथड। क्या कहते हैं इसको? यूएसए में पर्शियन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे इसको? थोड़ा सा रिलेट कर लो चीजों को, ठीक है। परस्यू आप मारवाड़ी में कहो नहीं भी, परस्यू में ट्रांसलेशन करके बताओ, परस्यू में गाम गयो, तो इस प्रकार से आप याद कर लो, ठीक है। भी परसों ही क्या है कि मैंने जीटी मेथड है वो किया है, परसों ही मैंने जीटी मेथड किया है, तो पर्शियन मेथड है, ठीक है। यूएसए में किसको? जीटी मेथड को क्या कहते हैं? यूएसए में पर्शियन मेथड कहते हैं। तो ये क्या है कि इसके अलग अलग नाम, ठीक है। जीटी मेथड, ओल्डेस्ट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, अननेचुरल मेथड, ठीक है। उसके साथ में क्लासिकल मेथड और पर्शियन मेथड। नेक्स्ट वन बात करते हैं इसके बारे में, जीटी मेथड के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है कि जर्मन स्कॉलर है ना, उनकी देन है। ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब एक प्रकार से, ठीक है, अपने यूं कह सकते हैं, बच्चे को ऑफस्प्रिंग कहते हैं वैसे तो, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग किसकी ये देन है भाई? जर्मन स्कॉलर की। तो 4 जर्मन स्कॉलर है, उनकी ये देन है। कार्ल प्लोड्स है, मेडिंगर है, एच एस ओलेंडोर्फ है और सेडनस्टिकर है। दोबारा से, ठीक है, कौन कौन से? कार्ल प्लोड्स है, मेडिंगर है, ओलेंडोर्फ है और शेडेनस्टिकर है। थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर जबरदस्त रखो बेटा, इमेजिनेशन पावर, ठीक है। कैसे? आप इमेजिन करो, क्या इमेजिन करना है कि एक प्लॉट लिया, क्या लिया भाई? एक प्लॉट लिया, उस प्लॉट पे आपने मकान बना दिया। मेड, मेक क्या होता है? बनाना, ठीक है। मेक की सेकंड फॉर्म क्या होगी? मेड, ठीक है। एक प्लॉट लिया, उसके ऊपर आपने मकान है वो बना दिया, तो मेड हो गया। उसके ऊपर आपने ऑयल कर दिया, क्या कर दिया? ऑयल। और फिर आपने क्या लगा दिया? स्टिकर लगा दिया। क्या इस नाम का स्टिकर कि यहाँ पे जीटी मेथड वाले सर रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने प्लॉट लिया, उसके ऊपर बनाई कोई चीज, तो मेड हो गया, मेडिंगर। और उसके बाद में आपने ऑयल किया, मतलब ओलेंडोर्फ, मतलब ओलेंडोर्फ। और फिर आपने स्टिकर लगा दिया कि जीटी मेथड वाले सर, इसका मतलब क्या है? सेडन स्टिकर। स्टिकर से क्या हो जाएगा? सेडन स्टिकर। तो 4 क्या है कि ये जर्मन स्कॉलर है, ठीक है, जिनके प्रयासों से जीटी मेथड है वो डेवलप हुआ। कौन कौन से? जर्मन स्कॉलर,
काल प्लॉट पहले प्लॉट लिया, मेडिंगर आ गया, ऑयल किया ओलेंडोर्फ और स्टिकर लगा दिया सेडन स्टिकर। ये ध्यान रखेंगे। ये जो मेथड है जीटी मेथड है, उसका कोई भी क्या है कि साइकोलॉजिकल बेस नहीं है, मतलब ये किसी भी साइकोलॉजिकल थ्योरी पे बेस नहीं है, इसके दो फिलोसॉफिकल बेस है। और वो दो फिलोसॉफिकल बेस कौन से हैं, ठीक है, अभी आपको बताएंगे। ये देखो, ठीक है, दिस मेथड हैज नो साइकोलॉजिकल बेस बट हैज टू फिलोसॉफिकल बेस। कोई भी साइकोलॉजिकल बेस नहीं है, ये क्या है, फिलोसॉफिकल बेस है। क्या, ठीक है, इस जीटी मेथड में जो नाम है ग्रामर और ट्रांसलेशन, बस यही इसके दो साइकोलॉजिकल बेस है। ग्रामर कैसे, ये क्या कहते हैं, ग्रामर इज द सोल ऑफ ए लैंग्वेज। क्या कह रहे हैं, ग्रामर इज द सोल ऑफ ए लैंग्वेज। ग्रामर है वो क्या है कि एक प्रकार से लैंग्वेज की सोल है, लैंग्वेज की आत्मा है भी। अगर ग्रामर सीखोगे तो ही आपको लैंग्वेज है वो आएगी। सेकंड वन है, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि ए फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजीली लर्न थ्रू ट्रांसलेशन। कोई भी फॉरेन लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेशन के माध्यम से अच्छे से सीख सकते हैं। तो दो चीजें बता दी, एक तो ग्रामर के बारे में और दूसरा ट्रांसलेशन। तो यहां पे देखिए सेकंड इसका फिलोसॉफिकल बेस क्या है, ए फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजीली लर्न थ्रू ट्रांसलेशन। फॉरेन लैंग्वेज को किसके माध्यम से सीखा जा सकता है, ट्रांसलेशन के माध्यम से सीखा जा सकता है। तो यहां पे, ठीक है, इसके दो साइकोलॉजिकल बेस है, ठीक है, कोई इसका कोई भी साइकोलॉजिकल बेस नहीं है, इसके दो फिलोसॉफिकल बेस है। ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज और ए फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजीली लर्न थ्रू ट्रांसलेशन। तो ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा, ठीक है, यहां पे ये एक प्रकार से फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट है ना, उनके व्यू पे आधारित है। अब फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट का व्यू क्या है, इधर ध्यान से सुनो, ठीक है, इट वाज डिजाइन अकॉर्डिंग टू फैकल्टी साइकोलॉजी अप्रोच या फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट। फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट का ये अप्रोच थी कि क्या है कि जितनी भी अपने क्या है कि मेंटल एबिलिटीज है, मानसिक शक्तियां हैं, उनको जितना ट्रेंड किया जाएगा उतनी ही क्या है कि वो अधिक पावरफुल हो जाएगी, उतनी वो अधिक डिसिप्लिन्ड हो जाएगी और वो उससे क्या है कि अधिक उनको अच्छे से काम में लिया जा सकता है। तो सर क्या इसका इस मेथड से क्या लेना देना, क्योंकि ये मेथड क्या करता है, ग्रामर को याद करने की बात करता है, ग्रामेटिकल रूल है उनको अच्छे से क्रैम करने की बात करता है, वोकेबुलरी लिस्ट है उसको क्रैम करने की, रट्टा मारने की बात करता है। तो जितनी याद करेंगे चीजें तो आपकी जो मेंटल एबिलिटीज है उतनी ही एक्टिव होगी और वो एक प्रकार से, ठीक है, उतनी ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो ये एक प्रकार से फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, उनके व्यू पर आधारित है। तो यहाँ पे, ठीक है, जीटी मेथड है उसके बारे में, ठीक है, आपके बात होगी। जितने भी क्या है इसके बैकग्राउंड से रिलेटेड बात है, जीटी मेथड के बैकग्राउंड से रिलेटेड बात है, वो बात हुई है। अभी मैंने जीटी मेथड करवाया नहीं है, अभी मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है केवल वो बताया है, ठीक है। जीटी मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों कंपैरेटिवली करेंगे ताकि कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं हो। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में मैंने क्या बताया, किस नाम से इसको जाना जाता है, इसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को जीटी मेथड कहते हैं, इसको ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है, वो कहा जाता है, ठीक है। जीटी मेथड कह दिया, ओल्डेस्ट मेथड कह दिया, ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसको अननेचुरल मेथड कहते हैं, इसको क्लासिकल मेथड कहते हैं, इसको पर्शियन मेथड कहते हैं। ये एक प्रकार से बात करें जर्मन स्कॉलर की देन है। जर्मन स्कॉलर में पहले प्लॉट लिया, फिर मैड बना दिया, फिर ऑयल किया ओलेंडोर्फ और फिर स्टिकर लगा दिया सेडन स्टिकर। तो कार्ल प्लॉट, जॉन मेडिंगर, ओलेंडोर्फ और सेडन स्टिकर, वो आपको याद रखना है। ये एक प्रकार से बात करें कि किसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया, फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, उनके व्यू के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। इसका कोई भी साइकोलॉजिकल बेस है वो नहीं माना जाता, इसके दो फिलोसॉफिकल बेस है वो माने जाते हैं। और वो दो फिलोसॉफिकल बेस क्या है, ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज और ए फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजीली लर्न थ्रू ट्रांसलेशन। अब सेकंड वन बात करते हैं अपने डायरेक्ट मेथड की। अभी मैं फिर से मैं याद करवा दूं आपको, जीटी मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स, डीमेरिट वगैरह कुछ नहीं बताया मैंने, सिर्फ इसका बैकग्राउंड बताया। डायरेक्ट मेथड का बैकग्राउंड बताता हूं, उसके बाद में दोनों मेथड को कंपैरेटिवली करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों मेथड एक दूसरे के विपरीत बात करते हैं, इसलिए क्या कंपैरेटिवली करेंगे तो अच्छे से चीजें याद रहेगी। डायरेक्ट मेथड की चर्चा करते हैं। देखिए डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, उससे रिलेटेड फैक्ट की बात करें अपने, तो देखो डायरेक्ट मेथड है वो एक प्रकार से जो जीटी मेथड, जो ग्रामेटिकल मेथड आया उसके बिल्कुल अपोजिट है।
इसलिए इसको एंटीग्रामेटिकल मेथड कहते हैं। सबसे पहला नाम, अलग अलग नाम की बात करें, ठीक है, तो जीटी मेथड के क्या आया, बिल्कुल अपोजिट आया, तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, एंटीग्रामेटिकल मेथड कह देते हैं। उस पे सुधार, उसकी जो भी कमियां थी उस पे सुधार आया, इसलिए इसको रिफॉर्म मेथड कहते हैं। क्या कह देते हैं, रिफॉर्म मेथड है वो कह देते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज एंटीग्रामेटिकल मेथड, ठीक है। रिफॉर्म मेथड वो अननेचुरल मेथड था, क्यों, क्योंकि सीधा रीडिंग और राइटिंग पे फोकस था, लिसनिंग और स्पीकिंग को इग्नोर कर दिया। जबकि ये लिसनिंग और स्पीकिंग से लैंग्वेज को सीखने की बात कर रहा है, मतलब ये नेचुरल ऑर्डर उसको फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको नेचुरल मेथड भी अपने कह देते हैं। तो एंटीग्रामेटिकल है, उस पर सुधार था। रिफॉर्म मेथड है, और वहां पे वो तो अननेचुरल था, और ये क्या है कि उसके एक प्रकार से जो नेचुरल सीक्वेंस है लैंग्वेज स्किल्स का उसको फॉलो करता है, इसलिए इसको नेचुरल मेथड है वो कहते हैं। उसके साथ साथ में, ठीक है, यूएसए में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को क्या कहते हैं, पर्शियन, और इसको क्या कहते हैं, बर्लिड्स मेथड। क्या कहते हैं, बर्लिड्स मेथड है वो कहते हैं। तो उसके साथ साथ में और भी इसके नाम की बात करें, ये साइकोलॉजिकल मेथड है। क्यों, वो उसका कोई भी साइकोलॉजिकल बेस नहीं था, ठीक है, इसका साइकोलॉजिकल बेस है, ठीक है। वो नेचुरल ऑर्डर, साइकोलॉजिकल ऑर्डर उसको फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए वो अननेचुरल मेथड है। ये क्या कि लैंग्वेज जो स्किल्स है उसके नेचुरल ऑर्डर, उसके साइकोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको नेचुरल ऑर्डर साइकोलॉजिकल मेथड है, नेचुरल मेथड साइकोलॉजिकल मेथड कहते हैं। और ये फोनेटिक्स पे, ठीक है, भाई एक वर्ड को किस प्रकार से प्रोनाउंस किया जाता है उस पे ये बहुत ज्यादा फोकस करता है, इसलिए इसको फोनिक मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोनिक मेथड। और यूएसए में इसको क्या कह देते हैं, बर्लिड्स मेथड है वो कहते हैं। यूएसए में इसका क्या नाम है, बर्लिड्स मेथड है। तो उसके नाम थे, ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के जीटी मेथड, ओल्डेस्ट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, अननेचुरल मेथड, क्लासिकल मेथड और पर्शियन मेथड। इसके नाम की बात करते हैं, ठीक है, तो एंटीग्रामेटिकल है उसके, बिल्कुल उस पर सुधार है, इसलिए रिफॉर्म मेथड है। वो अननेचुरल था, ठीक है, जबकि ये नेचुरल साइकोलॉजिकल मेथड है, ठीक है। और ये क्या है, फोनिक, क्यों, क्योंकि फोनेटिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करता है, तो फोनिक मेथड है। और उसको पर्शियन मेथड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बर्लिड्स मेथड है वो कहते हैं यूएसए में। नेक्स्ट वन बात करते हैं, देखिए, ठीक है, डायरेक्ट मेथड है उससे रिलेटेड। इसका ओरिजिन देखो, दो चीजें याद रखेंगे बेटा, ठीक है, एक तो आप याद रखें ऑफ, और एक आप याद रखें पीजी। इसका ओरिजिन कहां पे हुआ, फ्रांस में, ठीक है, ओ से मतलब ओरिजिन, ठीक है, कहां पे ओरिजिन हुआ, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे भाई, इसका ओरिजिन हुआ फ्रांस में, ठीक है, तो आप याद रखेंगे ऑफ, ओरिजिन हुआ वो फ्रांस से, ठीक है। एक प्रकार से पी से प्रिंसिपल, जी से जर्मनी। प्रिंसिपल कहां से आई भाई, जर्मनी से, प्रिंसिपल है वो कहां से आए, जर्मनी से। ओरिजिन कहां पे हुआ, फ्रांस में। और फ्रांस और जर्मनी जो दो देश थे, इन्होंने क्या कि इस मेथड को ऑफिशियली अडॉप्ट किया, ठीक है, और इस मेथड को डेवलप करने में काफी अधिक सहयोग किया। तो यहाँ पे, ठीक है, बात करें यहाँ पे डायरेक्ट मेथड की, तो ओरिजिनेटेड इन फ्रांस 1901, ठीक है, एक मूवमेंट है वो रिफॉर्म मूवमेंट चला था फ्रांस में 1901 में, ठीक है। उससे क्या है कि इसकी एक प्रकार से डायरेक्ट मेथड है उसकी उत्पत्ति हुई थी। और प्रिंसिपल केम फ्रॉम जर्मनी, प्रिंसिपल है वो कहां से आए, जर्मनी से। और फ्रांस और जर्मनी दो ऐसे नेशन है जिन्होंने क्या है कि इसको क्या है ऑफिशियली है वो एडॉप्ट है वो किया था, ठीक है, डायरेक्ट मेथड को। आगे बात करते हैं, ठीक है, वहां पे जीटी मेथड है, उसके जो स्पोर्टर है, ठीक है, वो जर्मन स्पोर्टर कौन कौन से, ठीक है, प्लोट, कार्ल प्लोट्स, मेडिंगर, ओलेंडोर्फ और शेडेनस्टीकर। यहां पे बात करेंगे तो पेंडरगास्ट है, ठीक है, मैक्सिमिलियन बर्लिड्स है, शावर है और फ्रैंक है। पेंडरगास्ट, बर्लिड्स, शावर और फ्रैंक। वहां पे भी एक इमेजिनेशन की थी कि एक प्लॉट लिया, उसके ऊपर चीज घर बना दिया तो मेड हो गया, मेडिंगर हो गया, ठीक है, फिर ऑयल कर दिया तो ओलेंडोर्फ हो गया, स्टिकर लगाते हो तो शेडेनस्टीकर। स्टिकर क्या था, जीटी मेथड वाले सर। डायरेक्ट की अगर अपने बात करें तो कुछ, ठीक है, इसी प्रकार की इमेजिनेशन कीजिए ताकि आपको चीजें याद रहें, ठीक है। पेंडरगास्ट, ठीक है, अपने मारवाड़ी में कहते हैं पेंडा करना। पेंडा मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जब दूर जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, पेंडा करना। तो पेंडा है वो अपने क्या करते हैं, डायरेक्ट ही करते हैं। पेंडा है वो घूम के नहीं जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट ही जाएंगे, ठीक है। तो पेंडरगास्ट है वो क्या जाएगा, डायरेक्ट मेथड है उससे रिलेटेड हो गए। बर्लिड्स, ठीक है, बर्लिड्स में देखो वर्ड आ रहा है मारवाड़ी है, ठीक है, टोन उसके साथ साथ में थोड़ा सा अटैच कर लो हिंदी के साथ में। कोई जरूरी नहीं है मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वो यूज करो, कोई भी ट्रिक आप यूज करके क्या कि इनको जोड़ सकते हो। बर्लिड्स, लिड्स में क्या है, लिट, मतलब एक प्रकार से देखो बच्चे को कोई चीज नहीं देते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट लिट जाएगा,
ठीक है, मतलब नीचे के है वो गिर जाएगा, कभी मेरे को तो ये चीज चाहिए, ठीक है, तो बच्चे को कोई चीज नहीं दी तो वो डायरेक्ट ही लीड जाएगा, तो बर्लीड्स मेथड है, किसको कहते हैं, डायरेक्ट मेथड को। शावर जो है, ठीक है, अपने स्नान करते हैं, ठीक है, तो हालांकि स्पेलिंग अलग है परंतु अपने को याद करना है, उस शावर से जो पानी आता है वो डायरेक्ट ही आता है, तो शावर जो है वो क्या है, डायरेक्ट मेथड। और फ्रैंक, जिससे आप भी फ्रैंक होते हैं उसको डायरेक्ट अपनी बात कह देते हैं, तो फ्रैंक भी किससे रिलेटेड है, डायरेक्ट मेथड। तो कैसे, पेंडा करना है डायरेक्ट, बच्चा है वो डायरेक्ट ही लीट जाएगा, बर्लीड्स, शावर से पानी डायरेक्ट आता है, और जिससे आप फ्रैंक होते हैं उसे डायरेक्ट अपनी बात कह देते हैं। तो ये चार लोग हैं, ठीक है, ये चार एक प्रकार से अपने यूं कह सकते हैं लिंग्विस्ट कह दो, ठीक है, एजुकेशनिस्ट कह दो, जो क्या है कि डायरेक्ट मेथड है उसके सपोर्टर रहे हैं, उसके अपने यूं कह सकते हैं एक्सपोनेंट है वो रहे हैं। अब इस मेथड का मॉडिफिकेशन किस में आया, ठीक है, कोलेमन रिपोर्ट में, यूएसए में कोलेमन रिपोर्ट आई थी, जिसमें इस मेथड में जो कमियां थी उस पर सुधार है वो प्रस्तुत किया गया, ठीक है, तो कोलेमन रिपोर्ट है, ठीक है, उसमें क्या है कि डायरेक्ट मेथड है उसमें मॉडिफिकेशन आया। तो ये अपने को कुछ इसके रिलेटेड फैक्ट है वो ध्यान रखने हैं। कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे, मतलब डायरेक्ट मेथड, जीटी मेथड और डायरेक्ट मेथड है उसको अपने सीखेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, उसकी अगर बात करें तो जीटी मेथड ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के शॉर्ट नाम है, वो क्या बताए मैंने, जीटी मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, अननेचुरल मेथड है, क्लासिकल मेथड है, पर्शियन मेथड है। जबकि डायरेक्ट मेथड है उसके शॉर्टकट नाम मैंने आपको क्या बताए हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड आपको उसको कहेंगे तो वो एक प्रकार से एंटी ग्रामेटिकल मेथड है, क्योंकि उस पर सुधार था, ठीक है, ग्रामेटिकल मेथड के एंटी, उसकी कमियों के बिल्कुल विपरीत आया था, एंटी ग्रामेटिकल, उस पे सुधार था। रिफॉर्म मेथड वो अननेचुरल है, तो ये नेचुरल साइकोलॉजिकल मेथड है, और ठीक है फोनेटिक्स पे ध्यान देता है, तो फनिक मेथड है, उसको पर्शियन मेथड कहते हैं, इसको बर्लीड्स मेथड कहते हैं। उसके बाद में उसके स्पोर्टर की बात करें तो जीटी मेथड के स्पोर्टर है वो कार्ल प्लोड्स थे, मेडिंगर था, ओलेंडोर्फ था, सेडन स्टिकर थे। इसके अगर क्या है स्पोर्टर की अगर अपनी बात करें तो यहाँ पे इसके स्पोर्टर कौन कौन है, पेंडरगास है, मैक्सिमिलियन, बर्लीड्स है, शावर है और फ्रैंक है, ठीक है। जो अपने यूं कहें जीटी मेथड है उसका कोई भी साइकोलॉजिकल बेस नहीं था, उसके दो फिलोसॉफिकल बेस है वो माने जाते हैं, ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज और ए फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजीली लर्न थ्रू ट्रांसलेशन। और यहाँ पे बात करें इसका ओरिजिन किस प्रकार से हुआ है, ठीक है, इसका ओरिजिन है वो फ्रांस में हुआ था, 1901 में हुआ था, और ठीक है प्रिंसिपल वो जर्मनी से आए थे, तो फ्रांस और जर्मनी ने ऑफिशियली इसको अडेप्ट किया और इसको क्या है कि डेवलपमेंट में हेल्प की। और इसका मॉडिफिकेशन वो कहाँ पे आया, कोलेमन रिपोर्ट, यूएसए में कोलेमन रिपोर्ट आई, उसमें डायरेक्ट मेथड का मॉडिफिकेशन आया। अब अपने दोनों मेथड्स में से, ये तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थे दोनों के, अब अपने कंपैरेटिवली देखेंगे कि आपके ठीक है दोनों मेथड्स है उनमें अगर आपका कोई भी उसके मेरिट से लेकर उसके डीमेरिट से लेकर उनके यूं कहें कोई फैक्चुअल चीजें हैं जिसमें क्या है कि वो पूछ ले कौन सी नेटिव लैंग्वेज यूज करें, टारगेट लैंग्वेज है, टीचर का रोल क्या है, स्टूडेंट का रोल क्या है, गोल क्या है, एम क्या है, सारी चर्चा है वो अपने करेंगे। मतलब अगले 3 से 4 मिनट में या 5 मिनट में मैक्सिमम है वो अपने दोनों मेथड है वो बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक एक पॉइंट लेते हैं फिर अपने उन पे चर्चा करेंगे। एम क्या है, गोल क्या है, इधर ध्यान से सुनना बेटा। जीटी मेथड और डायरेक्ट मेथड को दोनों को साथ में करने हैं। एम क्या है, गोल क्या है, अगर उसकी बात करें तो जीटी मेथड है, जीटी मेथड का एम है कि टारगेट लैंग्वेज जो है, जो बच्चा सीख रहा है लैंग्वेज, उस टारगेट लैंग्वेज, क्योंकि पहले ही मैंने बताया था कि लैंग्वेज को दो भागों में डिवाइड करते हैं, L1 मतलब मदर टंग नेटिव लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज, और L2 मतलब टारगेट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज जो बच्चा सीख रहा है। तो यहां पे ध्यान से सुने, जीटी मेथड है उसका गोल ये होता है कि टारगेट लैंग्वेज की लिटरेचर को बच्चा रीड कर सके, अप्रिशिएट कर सके। ध्यान से सुनना, जीटी मेथड है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, मतलब टारगेट लैंग्वेज की लिटरेचर को क्या कर सके, रीड कर सके और उसको ठीक है अप्रिशिएट कर सके, ये जीटी मेथड है उसका गोल होता है सिखाने का। जबकि डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड का क्या गोल होगा कि बच्चा टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सके। आगे बात करते हैं किस पे बेस्ड, ठीक है, जीटी मेथड है वो फिलोसॉफिकल बेस है, उसके दो, कोई साइकोलॉजिकल बेस नहीं है, उसके दो फिलोसॉफिकल बेस है। जबकि डायरेक्ट मेथड है वो क्या है, साइकोलॉजिकल बेस्ड है, नेचुरल मेथड है, साइकोलॉजिकल है। बॉन्ड, इधर ध्यान से सुनो बेटा, जीटी मेथड है वो किस में बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ओल्ड आइडिया और न्यू आइडिया में। ओल्ड आइडिया और न्यू आइडिया कैसे, इधर ध्यान से सुनो समझेंगे। जैसे क्या है कि बच्चे को पहले से ये पता है कि भी सेव जो है, ठीक
ठीक है, उसको अपनी लैंग्वेज में पता है भी इसको सेव कहते हैं। अब ये तो उसका ओल्ड आइडिया हो गया, जो उसकी मदर टंग में उसको पता है कि भी इस चीज को सेव कहते हैं। अब क्या है कि एक प्रकार से जब वो टारगेट लैंग्वेज सीख रहा है, ठीक है, तो वो उसको सीखेगा कि भी इसको एप्पल कहते हैं। इसका मतलब क्या है, पहले उसके माइंड में क्या पिक्चर थी, सेव। अब वो तो था उसका ओल्ड आइडिया, मतलब उसकी नेटिव लैंग्वेज में जो उसके माइंड में पिक्चर बनी थी। अब वो क्या सीख रहा है कि इसको क्या कहते हैं, एप्पल कहते हैं। मतलब अब वो कनेक्ट कर रहा है कि भी सेव को ही एप्पल कहते हैं। इसका मतलब ओल्ड आइडिया और न्यू आइडिया जो है उसमें क्या किया जा रहा है, लिंक किया जा रहा है। जबकि डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं होता बेटा। डायरेक्ट मेथड में वर्ड और उसके मीनिंग में सीधा कनेक्शन स्थापित किया जाएगा, सीधा बॉन्ड। मतलब एप्पल लाके सीधा बच्चे को बताया जाएगा दिस इज एप्पल, दिस इज एन एप्पल। वहां पे ये नहीं कहेंगे कि भी ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेव ना, मानने वगैरह कुछ नहीं है। मतलब जो वर्ड है और उसका मीनिंग है, मतलब बच्चे के जो थॉट है भी ये चीज क्या है, और उसका एक्सप्रेशन जो है भी ये चीज एप्पल है, न कि सेव और सेव एप्पल ना। ठीक है, मतलब थॉट और एक्सप्रेशन में, वर्ड और उसके मीनिंग में डायरेक्ट क्या है कि कनेक्शन है वो किया जाएगा, डायरेक्ट बॉन्ड है वो बनाया जाएगा। हर एक चीज को 4-4 5 बार बताऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी मत ले। जीटी मेथड है वो बॉन्ड बनाएगा ओल्ड आइडिया और न्यू आइडिया में, मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज में। जबकि डायरेक्ट मेथड है उसमें एक प्रकार से जो आपका बॉन्ड बनेगा वो वर्ड और उसके मीनिंग में, थॉट और एक्सप्रेशन में सीधा क्या है बॉन्ड है वो बनाया जाएगा। आगे देखो, हाउ टू टीच ग्रामर। जीटी मेथड में ग्रामर है, नाम ही देखो ग्रामर कम ट्रांसलेशन, मतलब ग्रामर है वो डिटेल से पढ़ाई जाएगी, डिटेल से पढ़ाई जाती है। इसका मतलब डिडक्टिव ग्रामर पढ़ाई जाएगी। पढ़ाने का तरीका क्या होगा, डिडक्टिव होगा। डिडक्टिव का मतलब क्या है, ठीक है, रूल है वो बताए जाएंगे, पहले रूल बताए जाएंगे, एग्जाम्पल है वो बाद में आएंगे, और रूल है वो एक्सप्लिसिट ग्रामर पढ़ाई जाएगी। एक्सप्लिसिट मतलब एक क्या है कि ग्रामर की बुक की हेल्प लेते हुए डिटेल से ग्रामर पढ़ाई जाएगी। तो यहां पे ग्रामर पढ़ाने का, जीटी मेथड में ग्रामर पढ़ाने का तरीका होता है डिडक्टिव। ठीक है, यहां पे रूल टू एग्जाम्पल चला जाएगा, यहां पे एक प्रकार से एक्सप्लिसिट ग्रामर पढ़ाई जाती है। कैसी, एक्सप्लिसिट। जबकि जो आपका डायरेक्ट मेथड है उसमें इंप्लिसिट ग्रामर होती है, यहां पे एक्सप्लिसिट। जीटी मेथड में एक्सप्लिसिट और डायरेक्ट में क्या होगी, इंप्लिसिट ग्रामर होगी, जिसमें क्या है कि इंडक्टिव वे में, इंप्लिसिट इंडक्टिव, एक्सप्लिसिट डिडक्टिव, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पे डिटेल से ग्रामर है वो नहीं चलेगी। एग्जाम्पल आ गया तो उसके एग्जाम्पल को बताते हुए क्या है कि बच्चा नियम निकालना सीखेगा। आगे बात करते हैं हाउ टू टीच वोकैबुलरी। इधर ध्यान से सुने बेटा, जीटी मेथड में जो वोकैबुलरी पढ़ाई जाती है वो क्या है कि उनको एक बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट दी जाती है। ठीक है, जैसे क्या है कि अपने यूं कहते हैं कि टीचर जब पढ़ाता है जीटी मेथड की, आपने भी पढ़ा होगा ज्यादातर ने, जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे नहीं है, उनको क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई इस लेसन के मीनिंग है वो आपको लिख के लेके आने हैं, याद करके लेके आने। मतलब इंग्लिश और उसकी हिंदी दोनों चीजें याद कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बाइलिंगुअल, दोनों भाषा में लिखी हुई। तो बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट है, उससे क्या है वोकैबुलरी तैयार करते हैं। आइसोलेटेड वोकैबुलरी होती है, मतलब वोकैबुलरी को किसी सेंटेंस में, स्पीकिंग में यूज करते हुए नहीं पढ़ाया जा रहा, एक वर्ड लिस्ट देके उसको रट्टा मारने के लिए, क्रैम करने के लिए कहते हैं। इसलिए जीटी मेथड में जो वोकैबुलरी पढ़ाई जाती है वो कौन सी, ठीक है, आइसोलेटेड या बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट देते हुए वोकैबुलरी पढ़ाई जाती है। जबकि डायरेक्ट में तो क्या होता है, ठीक है, मदर टंग यूज ही नहीं करनी, टारगेट लैंग्वेज यूज करनी है, तो वहां पे जो वोकैबुलरी होगी वो डे टू डे लाइफ में यूज आने वाली वोकैबुलरी होगी। और वो वोकैबुलरी एक प्रकार से यूं कहें कि सेंटेंस में, फुल सेंटेंस में यूज करते हुए पढ़ाई जाएगी। सीधा वोकैबुलरी का रट्टा नहीं मारा जाएगा, क्रैम नहीं किया जाएगा, उनको सेंटेंस में यूज करते हुए क्या है वोकैबुलरी को पढ़ाया जाएगा डायरेक्ट में। अब बात करते हैं स्किल, कौन सी स्किल है वो एम्फेसाइज किया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया जीटी मेथड है वो 4 अपने स्किल होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। 4 स्किल होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जिसमें जीटी मेथड है इन 2 पे फोकस ही नहीं कर रहा, सीधा रीडिंग और राइटिंग। तो यहाँ पे रीडिंग और राइटिंग है उस पे फोकस किया जाता है। जबकि डायरेक्ट मेथड है वो किस पे फोकस करेगा, अभी पहले लिसनिंग और स्पीकिंग है उस पे सबसे ज्यादा फोकस करेगा, और उसके बाद में किस पे आएगा, वो
ठीक है, रीडिंग और राइटिंग पे आएगा। तो मेन फोकस है वो डायरेक्ट मेथड में किस पे रहता है, लिसनिंग और स्पीकिंग में। जबकि ठीक है आपका जीटी मेथड है उसमें मेन फोकस किस पे रहता है, रीडिंग और राइटिंग पे। आगे बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन। जीटी मेथड पे तो बिल्कुल भी, जीटी मेथड में प्रोनाउंसिएशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। जबकि ठीक है डायरेक्ट मेथड में उसको कहते हैं फोनिक मेथड है, ठीक है। इसके अंदर फोनेटिक्स का ध्यान रखा जाएगा, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखा जाएगा, तो वहां पे प्रोनाउंसिएशन पे स्ट्रेस दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा। जबकि यहाँ पे पूर्णतः क्या है कि इसको नेग्लेक्ट है वो किया जाता है जीटी मेथड में। तो आर्टिकुलरी एस्पेक्ट कह दो या प्रोनाउंसिएशन कह दो। आगे नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे क्या क्या मैंने बात बताई दोबारा से, ठीक है। जीटी मेथड है उसका गोल क्या है, जीटी मेथड का गोल है भाई बच्चा क्या है कि टारगेट लैंग्वेज की लिटरेचर को क्या है कि रीड कर सके, अप्रिशिएट कर सके। जबकि डायरेक्ट मेथड का गोल है टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सके। जीटी मेथड है वो क्या है, फिलोसॉफिकल बेस है, कोई भी साइकोलॉजिकल बेस नहीं है। जबकि डायरेक्ट मेथड का साइकोलॉजिकल बेस है। जीटी मेथड है वो ओल्ड आइडिया और न्यू आइडिया में बॉन्ड बनाता है, ठीक है, मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज में बॉन्ड बनाएगा। जबकि डायरेक्ट मेथड है वो सीधी डायरेक्ट बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो वर्ड है और उसके मीनिंग में या थॉट और एक्सप्रेशन में सीधा क्या है कि वो बॉन्ड है वो बनाएगा। ग्रामर कैसे पढ़ाएंगे, जीटी मेथड में डिटेल्ड ग्रामर, एक्सप्लिसिट ग्रामर है वो पढ़ाई जाएगी, या आपने यूं कहें डिडक्टिव तरीके से। कैसे, डिडक्टिव तरीके से, रूल टू एग्जांपल। जबकि डायरेक्ट मेथड में इंडक्टिव तरीके से क्या है ग्रामर पढ़ाई जाएगी, और यहाँ पे क्या है इम्प्लिसिट ग्रामर होगी, अप्लाइड ग्रामर है वो पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे वोकेबुलरी, ठीक है, बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट से आइसोलेटेड वर्ड होते हैं। जबकि डायरेक्ट मेथड है उसमें वोकेबुलरी है वो क्या है डे टू डे लाइफ में यूज आने वाले वोकेबुलरी पढ़ाएंगे, और सेंटेंस के माध्यम से पढ़ाएंगे उनको फुल सेंटेंस में यूज करते हुए। स्किल्स की बात करें, जीटी मेथड है वो क्या है, ठीक है, रीडिंग और लिसनिंग और स्पीकिंग को इग्नोर करता है, रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करता है। जबकि डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, वो क्या है लिसनिंग और स्पीकिंग है उस पे फोकस करता है। प्रोनाउंसिएशन जीटी मेथड में कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि डायरेक्ट मेथड है उसमें प्रोनाउंसिएशन पे फोकस किया जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे कंपैरेटिवली चीजें देखेंगे तभी होगी। अभी मैं पूरा बताऊंगा, मैंने कह दिया 3-3 4-4 बार मैं बोल दूंगा, आपके दिमाग में आप सिर्फ 2 बार क्या है कि अगर वीडियो को देख लोगे तो आपको अलग अलग जगह पढ़ने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी चीज है वो क्या है कि ठीक है मैं प्रयास करूंगा भी छूटे नहीं, सारी चीज है वो उसको कंप्लीट करें। मदर टंग की बात करें तो जीटी मेथड में मदर टंग को यूज करना अलाउ है। देखो लैंग्वेज को 2 भागों में डिवाइड किया था, L1 मतलब जिसको मदर टंग कह दो, फर्स्ट लैंग्वेज कह दो, नेटिव लैंग्वेज कह दो, और L2 टारगेट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज। तो जीटी मेथड में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, मदर टंग। कौन सी मदर टंग है उसको अलाउ है यूज करना, बच्चा टीचर सारे यूज करते हैं, और क्लासरूम में डोमिनेट रहते हैं। डोमिनेट मतलब किसका प्रभुत्व रहता है, मदर टंग का प्रभुत्व रहता है, ज्यादातर जो बातें हैं वो मदर टंग में ही होगी। जबकि डायरेक्ट मेथड नाम ही डायरेक्ट है, भी आपको सीधा टारगेट लैंग्वेज में ही पढ़ाना है। तो वहां पे ठीक है क्लासरूम की लैंग्वेज कौन सी होगी, टारगेट लैंग्वेज। वहां पे मदर टंग है वो प्रोहिबिटेड है, मना है, आपको डायरेक्ट मेथड में मदर टंग को यूज नहीं करना। जबकि जीटी मेथड में अलाउड है, ठीक है, परमिटेड है, ठीक है, आप यूज कर सकते हो। बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, वही बात है, ठीक है। एक प्रकार से जीटी मेथड में क्लासरूम की लैंग्वेज मदर टंग नेटिव लैंग्वेज होगी, फर्स्ट लैंग्वेज, और जबकि डायरेक्ट मेथड है उसमें क्या है कि क्लासरूम की लैंग्वेज है वो टारगेट लैंग्वेज होगी। स्ट्रेस की बात करें, ठीक है, एक प्रकार से किस पे स्ट्रेस दिया जाता है, तो लिसनिंग और स्पीकिंग पे स्ट्रेस दिया जा रहा है। जबकि ठीक है उधर क्या है आपके जीटी मेथड है उसमें क्या है कि रीडिंग और राइटिंग पे क्या है कि स्पेस दिया जा रहा है, स्ट्रेस दिया जा रहा है। जबकि क्या है कि डायरेक्ट मेथड में लिसनिंग और स्पीकिंग है उस पे स्ट्रेस दिया जाता है। रोल ऑफ टीचर, तो जीटी मेथड में क्या है कि अथॉरिटी होती है, टीचर की पूरी क्या होती है, क्लासरूम में अथॉरिटी है वो होती है। जबकि ठीक है जो आपका डायरेक्ट मेथड है वहां पे टीचर और स्टूडेंट एज ए पार्टनर काम करते हैं। कैसे काम करेंगे, एज ए पार्टनर है, ठीक है, उसके तौर पर वो काम करते हैं। जीटी मेथड में टीचर की पूरी क्या है अथॉरिटी, टीचर ओरिएंटेड ये एक प्रकार से मेथड है। जबकि डायरेक्ट मेथड में टीचर और स्टूडेंट एज ए पार्टनर की तरह काम करते हैं। जीटी मेथड जो है उसमें स्टूडेंट की रोल की बात करें तो स्टूडेंट है वो बिल्कुल पैसिव रहता है।
ठीक है, एक प्रकार से पैसिव है, ठीक है, और पैसिव लिसनर भी अपने उसको कह सकते हैं, पैसिव लिसनर है, क्या है, पैसिव लिसनर है वो है। जबकि ठीक है डायरेक्ट मेथड में स्टूडेंट है वो लेस पैसिव होता है, ठीक है, एक्टिव लिसनर है वो, आप इसको कह सकते हैं। आगे बात करते हैं ड्रिल की। तो यहाँ पे एक प्रकार से जो ड्रिल है, जीटी मेथड में ड्रिल है वो राइटिंग है, उस पर फोकस कर रहे हैं, तो राइटिंग की ड्रिल है वो की जाएगी। जबकि जो आपके यूं कहें कि डायरेक्ट मेथड है उसमें क्या है आपके स्पीकिंग मतलब ओरल ड्रिल है वो की जाएगी, क्या की जाएगी, ओरल ड्रिल। जबकि यहाँ पे क्या है रिटन ड्रिल होगी, और वहां पे क्या है ओरल ड्रिल है वो की जाएगी। बेसिक यूनिट, दोनों की बेसिक यूनिट है वो सेंटेंस मानी जाती है, बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग है वो दोनों की क्या मानी जाती है, सेंटेंस मानी जाती है। परंतु एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आरपीएससी का 2012 का पेपर हुआ था और एक थर्ड ग्रेड का भी पेपर हुआ था। उनमें क्या है कि एक प्रकार से जीटी मेथड की एक यूं कहें कि बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग है वो क्या वर्ड मानी है। दोबारा से सुनेंगे, बिल्कुल मैं सही हूं, ये भी जो बता रहा हूं बिल्कुल ऑथेंटिक बुक में से बता रहा हूं कि जीटी मेथड है उसकी भी यूनिट है वो टीचिंग की क्या है, सेंटेंस है, डायरेक्ट की भी क्या है, सेंटेंस है। परंतु आरपीएससी ने 2012 के पेपर में जीटी मेथड की टीचिंग की यूनिट है वो क्या कहा है, वर्ड है उसको माना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब क्या माना जाएगा, ठीक है वो, ठीक है पहले के बेस पे माना जाएगा या ऑथेंटिक बुक के अकॉर्डिंग माना जाएगा, ठीक है, तो वो तो अपने को देखना ही पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन है वो आता है तो। आगे बात करते हैं ऑडियो विजुअल ऐड। तो यहाँ पे एक प्रकार से जीटी मेथड है उसमें ऑडियो विजुअल ऐड की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक ओरिएंटेड है। टीचर है वो क्लासरूम में आएगा, बुक को लेगा और पूरे क्या है कि ओवर क्राउडेड क्लासरूम है उसमें भी वो इजिली क्या है कि इसको यूज कर लेगा। क्यों, बुक लेनी है और हर लाइन को ट्रांसलेट करके बताना है, तो ओवर क्राउडेड क्लासरूम में भी इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी ऑडियो विजुअल ऐड की जरूरत नहीं है। जबकि डायरेक्ट मेथड में रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बहुत ज्यादा ऑडियो विजुअल ऐड की जरूरत होती है, इसलिए वो मेथड है वो एक्सपेंसिव भी है। डायरेक्ट मेथड है वो ऑडियो विजुअल ऐड के कारण एक्सपेंसिव भी है। तो ये अपनी चर्चा थी। बात करते हैं दोबारा से, देखिए ठीक है, जीटी मेथड है उसमें मदर टंग है उसको अलाउ किया जाता है, डोमिनेट रहती है, जबकि डायरेक्ट मेथड में ये प्रोहिबिटेड है, मदर टंग को यूज नहीं करना। जीटी मेथड में क्लासरूम की लैंग्वेज या इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज क्या होगी, मदर टंग होगी, जबकि डायरेक्ट मेथड में टारगेट लैंग्वेज होती है। जीटी मेथड है वो किस पे स्ट्रेस देता है, लिसनिंग, जीटी मेथड है वो रीडिंग और राइटिंग पे, जबकि जो आपका डायरेक्ट मेथड है वो लिसनिंग और स्पीकिंग पे। रोल ऑफ टीचर की बात करें तो जीटी मेथड में टीचर की अथॉरिटी होती है क्लासरूम में, टीचर ओरिएंटेड है, ठीक है, हर एक चीज को टीचर कंट्रोल कर रहा है। जबकि डायरेक्ट मेथड में वो टीचर और स्टूडेंट एज ए पार्टनर के तौर पे काम करते हैं। यहाँ पे जीटी मेथड में स्टूडेंट का रोल है वो पैसिव है, पैसिव लिसनर अपने कह देंगे, जबकि ठीक है डायरेक्ट मेथड में लेस पैसिव होता है और उसके कंपेरेटिव में वो एक प्रकार से अपनी यूं कहें कि एक्टिव लिसनर अपने कह सकते हैं। ड्रिल की बात करें तो रिटन ड्रिल, ठीक है, जीटी मेथड में रिटन ड्रिल है, जबकि आपके डायरेक्ट मेथड है उसमें ओरल ड्रिल पे फोकस है, ठीक है। दोनों की बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग है वो सेंटेंस है। जीटी मेथड में ऑडियो विजुअल ऐड है उन पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, उनकी जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये बुक ओरिएंटेड है। केवल क्या है कि टीचर है क्लास में बुक की सहायता से पढ़ाता है और क्राउडेड क्लासरूम में भी इजिली से पढ़ा सकता है। जबकि डायरेक्ट मेथड में बहुत ज्यादा ऑडियो विजुअल ऐड की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एक प्रकार से सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो ये दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस है। एक बार है, ठीक है, सभी को दोबारा जितने भी अपने पॉइंट देखें उनको देखें, ठीक है, आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर होगी। सबसे पहले देखें जीटी मेथड है उसका गोल क्या है, देखो इधर हेडिंग चलेगी, ठीक है, यहाँ पे ठीक है पूरा का पूरा इसमें हेडिंग चलेगी। फिर ठीक है जो भी हेडिंग है वो जीटी मेथड में क्या है, डायरेक्ट मेथड में किस पे फोकस है, उस पे सारी चीजें अपने देखेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं एम गोल। जीटी मेथड का क्या एम गोल है, मैंने आपको बताया टारगेट लैंग्वेज की लिटरेचर को रीड कर सके, उसको अप्रिशिएट कर सके। तो यहाँ पे देखो, एनेबल स्टूडेंट टू रीड लिटरेचर रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज। तो टारगेट लैंग्वेज में लिखी गई जो लिटरेचर है, ठीक है, उसको वो क्या कर सके, रीड कर सके, अप्रिशिएट कर सके। ये जीटी मेथड का एम होता है, गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है।
जबकि डायरेक्ट मेथड का क्या है कि बच्चा टारगेट लैंग्वेज में क्या कर सके, कम्युनिकेट। तो एनेबल स्टूडेंट टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सके। जीटी मेथड है वो किस पे बेस्ड है, फिलोसॉफिकल थ्योरी पे बेस्ड है। दो फिलोसॉफिकल बेस है, ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज और ये टारगेट लैंग्वेज कैन बी इजीली लर्न थ्रू ट्रांसलेशन। जबकि डायरेक्ट मेथड है वो क्या है, साइकोलॉजिकल बेस है। इसका क्या है, साइकोलॉजिकल बेस है, ये अपने को ध्यान रखना है। जीटी मेथड है वो किसके में बॉन्ड बनाएगा, ओल्ड आइडिया और न्यू आइडिया, ओल्ड आइडिया मदर टंग और न्यू आइडिया टारगेट लैंग्वेज। जबकि डायरेक्ट मेथड है क्या थॉट है आपका, उसको सीधा डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज में ही एक्सप्रेस करना है बिना मदर टंग की हेल्प लिए हुए, मदर टंग को यूज ही नहीं करना। तो थॉट और सीधा टारगेट लैंग्वेज में एक्सप्रेस करो, तो थॉट और एक्सप्रेशन। वर्ड एंड देयर मीनिंग, वर्ड एंड देयर मीनिंग, तो इनके बीच में वो बॉन्ड है वो बनाएगा। ग्रामर को कैसे पढ़ाई जाएगी, ठीक है, डिडक्टिव तरीके से। जीटी मेथड में डिडक्टिवली, यहां पे इंडक्टिवली। जीटी मेथड में एक्सप्लिसिट ग्रामर है, डिटेल्ड ग्रामर पढ़ाई जाएगी, जबकि डायरेक्ट में इम्प्लिसिट और अप्लाइड ग्रामर है वो पढ़ाई जाएगी। जीटी मेथड में वोकेबुलरी कैसे पढ़ाई जाती है, आइसोलेटेड वर्ड्स होते हैं अलग, और बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट उनको दी जाती है जिसको बच्चे क्रैम करते हैं, रट्टा मारते हैं। जबकि डायरेक्ट मेथड में जो वर्ड्स है वो एवरीडे लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स पढ़ाए जाएंगे और कैसे फुल सेंटेंस में यूज करते हुए उनको पढ़ाया जाएगा। जीटी मेथड में कौन सी स्किल पे इंफेसाइज किया जाएगा, रीडिंग और राइटिंग, LSRW जो है, ठीक है, उसमें इन पे कोई फोकस नहीं है, सीधा रीडिंग और राइटिंग पे फोकस है। जबकि डायरेक्ट मेथड में लिसनिंग और स्पीकिंग पे फोकस है। जीटी मेथड है उसमें प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि डायरेक्ट मेथड को कहते ही फनिक मेथड है, इसलिए इस पे क्या है कि डायरेक्ट मेथड में प्रोनाउंसिएशन पे फोकस किया जाएगा। जीटी मेथड है उसमें मदर टंग की बात करें तो डोमिनेटेड रहती है, अलाउ है मदर टंग को यूज करना। जबकि डायरेक्ट मेथड है उसमें क्या है कि मदर टंग प्रोहिबिटेड है, मदर टंग को यूज नहीं करना। जीटी मेथड है उसमें क्लासरूम की लैंग्वेज या इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज कौन सी है, मदर टंग है, नेटिव लैंग्वेज है। जबकि क्या है जो डायरेक्ट मेथड है उसमें क्लासरूम की लैंग्वेज क्या है, टारगेट लैंग्वेज है। जीटी मेथड में किस पे स्ट्रेस दिया जा रहा है, एक्यूरेसी देन फ्लुएंसी, ठीक है, एक्यूरेसी, क्योंकि ग्रामर पढ़ा रही हो, हर एक चीज ग्रामेटिकली बिल्कुल सही होनी चाहिए, एक्यूरेसी पे क्या है कि फोकस किया जा रहा है। जबकि किसके बजाय, फ्लुएंसी के बजाय। जबकि क्या है कि डायरेक्ट मेथड में फ्लुएंसी है उस पे फोकस किया जाता है बजाय एक्यूरेसी के। तो फ्लुएंसी देन यहाँ पे तो एक्यूरेसी देन फ्लुएंसी, ठीक है, जबकि डायरेक्ट मेथड में फ्लुएंसी देन एक्यूरेसी, वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जीटी मेथड में टीचर का रोल क्या है, अथॉरिटी है, टीचर सेंटर्ड है। जबकि डायरेक्ट मेथड में टीचर और स्टूडेंट क्या है, एज ए पार्टनर की तरह है वो काम करते हैं। जीटी मेथड है उसमें स्टूडेंट का रोल है वो पैसिव लर्नर है, पैसिव लिसनर है। जबकि यहाँ पे लेस पैसिव है, वो एक प्रकार से एक्टिव लिसनर माना जाता है, परंतु पूर्णतः एक्टिव है वो हमेशा CLT में रहता है। जीटी मेथड है उसमें ड्रिल है वो रिटन ड्रिल है उस पे फोकस है, जबकि इसमें ओरल ड्रिल पे फोकस है। बेसिक यूनिट दोनों की क्या है, सेंटेंस है। और जबकि ऑडियो विजुअल ऐड की बात करें तो जीटी मेथड में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये क्या है, टेक्स्ट बुक है, ठीक है, या बुक ओरिएंटेड है, टेक्स्ट बुक बेस्ड है, ठीक है, टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड है। जबकि डायरेक्ट मेथड है वो ऑडियो लिंगुअल जो एड्स है तो एक्सटेंसिवली यूज टू क्रिएट सिचुएशन क्रिएट करने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये आपका जीटी मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड है उसकी चर्चा, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने क्या कि मेरी तरफ से क्या का प्रयास किया कि भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी कितना शानदार है, ठीक है, ये तो आपके कमेंट है, वो जब कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ूंगा, ठीक है, तब मेरे को पता चलेगा कि जो क्लासेज है वो आपके लिए कितनी फ्रूटफुल है। अगर वास्तव में क्लासेज आपको फ्रूटफुल लगे, ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट है वो जरूर करिए, ठीक है, ताकि आगे की क्लासेज है उसके लिए हमें फीडबैक मिले कि भी किस प्रकार से आपको क्लासेज है वो लग रही है, पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, और आगे की क्लासेज में हम और क्या प्रयास है वो कर सकते हैं। तो जीटी मेथड और डायरेक्ट मेथड है उनको क्या बढ़िया से करने का प्रयास किया। अब यहाँ पे, ठीक है, आगे के मेथड्स है, ठीक है, उनकी चर्चा करते हैं, ठीक है। अब हाँ, जीटी मेथड और डायरेक्ट मेथड में एक चीज और रहेगी क्या, डीमेरिट।
जीटी मेथड है, क्योंकि डीमेरिट से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि भी मैं ये कोशिश करूंगा कि हर एक चीज है वो क्या है आपको बताऊं, ठीक है, कोई भी चीज है वो छूटे नहीं, हर एक चीज वो आपको बताऊं, आपका क्वेश्चन है वो यहां से आए तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही हो, चाहे आपके क्या है कि एक ही क्लास में मैं आपको करवा रहा हूं तो भी कोई चीज छूटे नहीं, प्रयास ये रहेगा थर्ड ग्रेड के लेवल के अकॉर्डिंग, उसकी बात कर रहा हूं। सेकेंड ग्रेड का लेवल है तो वहां पे लेवल चेंज होगा, ठीक है, वहां पे एक मेथड्स है उसको बहुत डिटेल से वो किया जाएगा। थर्ड ग्रेड में मैं आपको ये एश्योर करता हूं कि यहां से क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा। आगे अगर डी मेरिट की बात करें तो जीटी मेथड है वो आप देखिए, सबसे पहले बात करें अननेचुरल है। कैसे भाई? क्योंकि लिसनिंग और स्पीकिंग को तो बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, इसलिए ये भी इसकी कमी है, लिसनिंग स्पीकिंग को इग्नोर कर रहा है, सीधा रीडिंग और राइटिंग की बात कर रहा है, इसका मतलब एक प्रकार से ये क्या है, अननेचुरल है। दूसरा, फ्री थिंकिंग जो है, ठीक है, उसको ये एक प्रकार से अपने यूं कहेंगे कि उसमें हिंड्रेंस, उसमें बाधा पैदा करता है, क्योंकि बच्चा क्या कि पहले मदर टंग में सोचता है, फिर वो एक प्रकार से टारगेट लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करता है, फिर वो लिखता है या बोलता है, इसका मतलब फ्री थिंकिंग है उसको ये क्या करता है, स्टॉप करता है। तो यहाँ पे पहले डी मेरिट किसकी देखेंगे, जीटी मेथड की, फिर डी मेरिट है वो किसकी देखेंगे, डायरेक्ट के। तो यहाँ पे जीटी मेथड की बात करें तो ये कैसा है, अननेचुरल है, ठीक है। दूसरा बात करें यहाँ पे स्टॉप से फ्री थिंकिंग, फ्री थिंकिंग है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, स्टॉप करता है। और एम्फेसिस ऑन रीडिंग और राइटिंग अननेचुरल है, क्यों, सीधा क्या है कि रीडिंग और राइटिंग पे फोकस कर रहा है, लिसनिंग और स्पीकिंग को इग्नोर कर रहा है, इसलिए क्या है कि एम्फेसिस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग एलोन, केवल रीडिंग और राइटिंग पे फोकस कर रहा है, ये भी एक इसकी कमी है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ठीक है, स्पीच जो है उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको नजरअंदाज कर रहा है, स्पीकिंग है, लिसनिंग है, उस चीज को ये नजरअंदाज कर रहा है, ठीक है। और डल और मैकेनिकल है, डल और मैकेनिकल कैसे भाई, क्योंकि बच्चा बोर हो जाता है, ठीक है, टीचर क्या है, बुक है वो लेके पढ़ा रहा है, उसको ट्रांसलेट कर रहा है, तो एक प्रकार से डल मैकेनिकल टाइप का ये मेथड हो जाता है। तो अननेचुरल याद रखेंगे, अननेचुरल से आपका सीधा ये आ जाएगा कि ये रीडिंग और राइटिंग पे ही फोकस कर रहा है, स्पीच है, लिसनिंग स्पीकिंग को इग्नोर कर रहा है, ठीक है, और फ्री थिंकिंग है उसको स्टॉप करता है, ठीक है, बाधा पहुंचाता है, और डल और मैकेनिकल है। अब बात करते हैं किसकी, डायरेक्ट मेथड की, डीमेरिट। अब डायरेक्ट मेथड है वो सबसे ज्यादा लिसनिंग और स्पीकिंग है, ठीक है, उस पे फोकस कर रहा है, लिसनिंग स्पीकिंग पे फोकस कर रहा है, इसका मतलब रीडिंग और राइटिंग को डायरेक्ट मेथड ने इग्नोर कर दिया, तो ये इसकी कमी है। दूसरा, ये एक्सपेंसिव है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑडियो विजुअल एड्स है वो यूज की जाती है, तो एक टीचर का सेंटर है वो क्या है, उसको ऑडियो विजुअल एड है उसके इर्द गिर्द हो जाता है, बच्चा है वो इग्नोर हो रहा है, इसलिए एक प्रकार से, ठीक है, एक्सपेंसिव भी है, और हद से ज्यादा ऑडियो विजुअल एड है वो सिचुएशन क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है कि इसकी डीमेरिट है, एक्सपेंसिव होना, ठीक है, और केवल क्या है, ठीक है, स्पीकिंग और लिसनिंग पे ही फोकस करना, रीडिंग और राइटिंग है उसको इग्नोर करना। तो ये आपके क्या है कि जीटी मेथड और डायरेक्ट मेथड है, उसकी हर एक चीज, चाहे उसका बैकग्राउंड है, ठीक है, चाहे, ठीक है, उसके जितने भी फीचर्स है, चाहे उसकी डीमेरिट है, सारी की सारी अपने यहाँ पे अच्छे से चर्चा की है। उम्मीद करूंगा कि इससे बाहर है वो क्वेश्चन अपने को नहीं मिलेगा, मैंने यही प्रयास है वो किया है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, आपके नेक्स्ट जो मेथड है उसको लेते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट मेथड से पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन, क्योंकि थर्ड ग्रेड के बाद में आप सारे बच्चे हैं वो सेकंड ग्रेड का पेपर है वो देंगे, ठीक है, सेकंड ग्रेड का पेपर दे रहे हैं, तो प्रोज और पोइट्री सेक्शन की बुक है वो आ चुकी है, ठीक है, हमारे, और जो सुनीता मैडम और मैंने काफ़ी मेहनत करके जिस प्रकार से एक बच्चे के लिए नोट्स फॉर्मेट में चीज़ें होनी चाहिए, मास्टरमाइंड नोट्स लिखा है, तो बिल्कुल आपको मास्टरमाइंड नोट्स की तरह ही ये बुक मिलेगी, जिसकी आप डेमो पीडीएफ है वो तिजांस पाठशाला जो है, ठीक है, उस तिजांस पाठशाला को आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है, तिजांस पाठशाला का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहां पे इसकी डेमो पीडीएफ है वो आप जरूर देखना, आप इतना काम जरूर करना, ठीक है, कि इसको डाउनलोड है वो आप क्या है कि तिजांस पाठशाला ऐप ज्वाइन, तिजांस पाठशाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके जो आपकी इसकी डेमो पीडीएफ है, क्यों, थर्ड ग्रेड के बाद में रुकना नहीं है, अपने को रुकना नहीं है, सेकंड ग्रेड पे काम करना है। और जब आप क्या है इतने कम टाइम में, जनवरी के बाद में आपके पास में मात्र 4 से 5 महीने रहेंगे, जिसमें आपको सिलेक्शन ओरिएंटेड अगर क्या है कि मैटर मिलेगा, सीधा टू द पॉइंट चीजें मिलेगी, तभी आप कर पाओगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों को कवर करना है, इसलिए ये बुक है वो आपकी आ चुकी है, ठीक है। सेकंड वन जो है इसका,
ठीक है, जब आप थर्ड ग्रेड का पेपर देंगे उससे पहले पहले इसका सेकंड वॉल्यूम है वो आ जाएगा। इसके टोटल 4 वॉल्यूम है, जिसमें एक वॉल्यूम है वो आपका पोइट्री और प्रोज सेक्शन का है। ठीक है, पोइट्री और प्रोज का है जो आ चुका है। इसकी डेमो पीडीएफ आप जरूर देखना, मैं कहता हूं बच्चों ने बेहद पसंद की है। स्कूल लेक्चरर के भी है, स्कूल लेक्चरर के भी क्या है कि वॉल्यूम प्रोज और पोइट्री का वॉल्यूम आ चुका है, और वो क्या है कि इसका सेकंड वॉल्यूम है वो थर्ड ग्रेड के पेपर तक है। इनके इसका सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का दोनों का सेकंड वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहाँ पे ठीक है, इसकी आप डेमो पीडीएफ दोनों की आप देख सकते हो। सेकंड वॉल्यूम में आपके लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स, लिटरेरी पीरियड, लिटरेरी मूवमेंट और टीचिंग मेथड है वो मिलेंगे। अब यहाँ पे एक आपको डेमो दिखाता हूँ टीचिंग मेथड को, आगे अपने करते हैं। देखिए टीचिंग मेथड मैंने डायरेक्ट और ठीक है क्या बताया, जीटी मेथड अपने कर लिया। अब जीटी मेथड और डायरेक्ट मेथड कर लिया तो आप क्या है कि देखो, आप थर्ड ग्रेड का पेपर देख के आओगे तो आपको फील होगा कि वास्तव में जितनी चीजें करवाई है उसमें से आपके क्वेश्चन मिला है और आपको मिलेगा। परंतु जब अपने सेकंड ग्रेड है उसकी जब अपने करेंगे तो केवल इतने से काम नहीं चलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जब अपने सेकंड ग्रेड में डायरेक्ट मेथड अगर करने बैठेंगे तो बहुत अच्छे से और ही शानदार तरीके से अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पेपर का अलग पैटर्न है। ठीक है, तो आपको जो सेकंड वॉल्यूम में जिस प्रकार से टीचिंग मेथड मिलने वाले हैं उसमें जैसे ये डायरेक्ट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसका देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलग अलग नाम, जैसे अभी अपने नाम देखे उसके अलावा भी आपके और नाम मिलेंगे, जैसे सिसोरियन मेथड है, हॉर्स एंड बग्गी मेथड है। थर्ड ग्रेड में नहीं पूछेंगे, टेंशन मत लो आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनको क्यों कहते हैं ये भी आपको यहाँ पे जब सेकंड ग्रेड का पेपर देने जाओगे तो पता होना चाहिए। इसके क्या गोल ऑब्जेक्टिव है, फिलोसॉफिकल बेस जो अभी आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो मैंने बताया। क्या अजम्पशन है जीटी मेथड के, जीटी मेथड के क्या प्रिंसिपल बताए हैं थॉमसन और येट ने। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज है उसका क्या रोल है मदर टंग का, वोकेबलरी कैसे पढ़ाएंगे अब तो एक पॉइंट में मैंने बता दिया, ग्रामर को कैसे कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन है उस पे क्या फोकस रहेगा, पूरा का पूरा बच्चा कैसे करेगा, और जो भी है कोई जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या मान रहे हैं, स्किल्स कौन सी है, टीचर स्टूडेंट का रोल क्या है, टेक्स्ट बुक का रोल क्या है, कौन सी टेक्निक है वो यूज की जाती है, कौन सी इसकी मेरिट है, कौन सी इसकी डीमेरिट है। इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं वो आपको बुक में मिलेगी। आप थर्ड ग्रेड का पेपर देख के आओगे उससे पहले आपको इस प्रकार से शानदार तरीके से नोट्स फॉर्मेट में आपको ये मिलेगी। मैं आपको कहता हूं कि आनंद आ जाएगा। जैसे बच्चों के फर्स्ट वॉल्यूम को लेकर रिस्पॉन्स आ रहे हैं वास्तव में दिल खुश करने वाले हैं कि हमने जो मेहनत की है वो वास्तव में बच्चों ने पसंद की है। आप कितनी भी बड़ी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे किसी का कितना भी बड़ा नाम है, उसके साथ में मास्टरमाइंड नोट्स को आप साथ में रख के किसी भी टॉपिक को आप कंपैरेटिवली देखना और फिर क्या है आप फील करना कि भी आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, किसी भी कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी क्या है कि गाइड, कोई भी किताब, ठीक है, आप उसके साथ में बिल्कुल मास्टरमाइंड नोट्स को रखना, मैं दावे के साथ में कहता हूं, और फिर आप कंपैरिजन करना। मैं ये नहीं कहता ठीक है कभी हमसे क्या है कि हमारे ऊपर पीलियो रोग है ना, ठीक है, परंतु आपको फील होगा कि एक बच्चे को क्या चीज चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्शन लेने के लिए क्या चीज चाहिए, कैसे प्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है, क्या क्या मैटर चाहिए, वो बिल्कुल आपको मास्टरमाइंड नोट्स में मिलेगा। ये तो मैंने जीटी मेथड बताया है। आप डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, वो भी देख सकते हैं। कोई भी मेथड है, ठीक है, उसको आप इजिली यहां पे क्या है कोई भी मेथड है उसको मैं अभी आपको बता देता हूं। देखिए यहां पे ये देखो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में जैसे जीटी मेथड है सेम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलग अलग नाम है वो आपको मिलेंगे, कौन कौन से इसके स्पॉटर है, अभी तो अपने क्या है कि 4 की बात की थी, उसके अलावा भी आपको मिलेंगे। ठीक है, इसका डायरेक्ट मेथड का डिटेल से मीनिंग क्या है, इसके एम क्या है, डिटेल से बेसिक आइडिया क्या है, इसके क्या क्या प्रिंसिपल है, डायरेक्ट मेथड के क्या फीचर है, क्या ग्रामर के से बारे में क्या व्यू है, वोकैब के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, स्किल्स के बारे में, टीचर स्टूडेंट का रोल, डायरेक्ट मेथड में एक टीचर को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, टीचिंग मटेरियल क्या है, कौन कौन सी टेक्निक है वो यूज होती है, इसकी क्या मेरिट है, इसकी क्या डीमेरिट है।
और अपने जो थर्ड ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको करवाया है, जिसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप देख लेना, ठीक है, जो मैंने करवाया आके देखना, ठीक है, उसमें से एक तो आपको क्या है कि सिर्फ ये चीज है, ठीक है, वो आपको बताई है जो आपके थर्ड ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जबकि सेकंड ग्रेड में, ठीक है, आपको 20 क्वेश्चन वो टीचिंग मेथड के मिलेंगे और बेहद ही शानदार तरीके से, ठीक है, अपने कोर्स में भी आपको करवाए हुए हैं, ठीक है, जो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है, और मास्टरमाइंड नोट्स में भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से ये चीजें हैं वो अपने कंप्लीट है वो करेंगे। चलो आगे की अपनी चर्चा करते हैं, एक नया मेथड है, ठीक है, वो अपने लेते हैं। मेथड्स को जो मैंने कहा है उसको अपने कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब बात करते हैं बाइलिंगुअल मेथड की। इधर देखो, बाइलिंगुअल मेथड है वो किसने दिया, ठीक है, सीजे डॉडसन ने। सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए, बाइलिंगुअल, बाय का मतलब क्या होता है बेटा, टू, बाय का मतलब क्या होता है, टू, बाय का मतलब होता है टू, ठीक है। लिंगुअल का मतलब होता है, लिंगुआ वर्ड बना है, ठीक है, लिंगुआ वर्ड से, लिंगुआ किसके लिए कहते हैं, लैंग्वेज के लिए, किसके लिए कहते हैं, लैंग्वेज जो होता है उसके लिए लिंगुआ वर्ड यूज करते हैं। तो बाइलिंगुअल मतलब टू लैंग्वेज। अब यहां पे एक प्रकार से, ठीक है, सबसे पहली बात दिया किसने, सीजे डॉडसन ने, किसने, सीजे डॉडसन। दूसरा, इसमें दो लैंग्वेज यूज करते हैं, कौन सी दो लैंग्वेज यूज करते हैं, एक तो टारगेट लैंग्वेज, एक मदर टंग। जैसे जीटी मेथड में मदर टंग है उस पे फोकस था, जबकि डायरेक्ट मेथड में टारगेट लैंग्वेज पे फोकस है। जबकि बाइलिंगुअल मेथड जो सीजे डॉडसन ने दिया, वो कहते हैं दोनों लैंग्वेज आप यूज करो, ठीक है, आप मदर टंग भी यूज करो और आप टारगेट लैंग्वेज भी यूज करो। इसका मतलब बाइलिंगुअल मेथड है वो जीटी मेथड और आपका डायरेक्ट मेथड है, उन दोनों का मिक्सअप है, उन दोनों का क्या है, मिक्सअप है। यहां पे एक चीज अपने को क्या ध्यान रखनी है, यहां पे ये चीज ध्यान रखनी है कि ये एक प्रकार से डायरेक्ट मेथड की तरह सिचुएशन क्रिएट करने की बात नहीं करता। भी ऑडियो लिंगुअल जो एड्स है उनको बहुत ज्यादा यूज करते हुए आप क्या कि सिचुएशन क्रिएट कीजिए ना, ये क्या करता है कि सिचुएशन मतलब मदर टंग के इक्विवेलेंट टारगेट लैंग्वेज में वो क्या है कि वर्ड है वो प्रोवाइड करवाएगा, और क्या है अपने यूं कहें कि रियल लाइफ सिचुएशन वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो पूर्णतः डायरेक्ट मेथड की तरह भी नहीं हुआ, भी उसकी तरह पूर्णतः सिचुएशन क्रिएट करो। तो आप क्या करें, मदर टंग के लिए टारगेट लैंग्वेज के इक्विवेलेंट वर्ड है वो क्या आप यूज करें, उसको आप प्रोवाइड करवाएं। तो डायरेक्ट मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। जीटी मेथड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिए कुछ, कि जीटी मेथड है, ठीक है, वो पूर्णतः और पूर्णतः, ठीक है, किस पे फोकस्ड है, वो पूर्णतः और पूर्णतः क्या है, मदर टंग है उसको अलाउ करता है, और मदर टंग का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। यहां पे, ठीक है, जो आपका बाइलिंगुअल मेथड है उसमें मदर टंग का तो यूज किया जा रहा है, ट्रांसलेशन किया जा रहा है, परंतु टीचर के द्वारा। स्टूडेंट है वो क्या मदर टंग को यूज नहीं कर रहे, कौन यूज कर रहा है, टीचर यूज कर रहा है, ताकि मदर टंग है उसका लिमिटेड यूज भी हो जाए, बच्चे को समझ में भी आ जाए, ठीक है, और ठीक है डायरेक्ट मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाए। बस इतनी सी बात है, वो बाइलिंगुअल मेथड में अपने को ध्यान रखनी है। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, जो चीज डिटेल में करवानी वाली होगी वो डिटेल में आपको करवाऊंगा, जो चीज शॉर्ट में बताने वाली होगी वो शॉर्ट में बताऊंगा। बाइलिंगुअल मेथड में अपने को इतना याद रखना है, दिया किसने, डॉक्टर सीजे डॉडसन ने दिया है, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स से थे, ठीक है, जो क्या है कि इसके बाइलिंगुअल मेथड के ओरिजिनेटर है वो माने जाते हैं। यहां पे, ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम है वो क्या कह रहा है, द मेथड मेक यूज ऑफ टू लैंग्वेज, मदर टंग एंड टारगेट लैंग्वेज। दो लैंग्वेज यूज की जाती है, मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज को। आगे बात करें, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डायरेक्ट मेथड और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ये दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन है, डायरेक्ट मेथड और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दोनों चीजों को ध्यान रखना है कि डायरेक्ट मेथड है उसकी तरह क्या है कि एक प्रकार से सीधा टारगेट लैंग्वेज को तो यूज करना ही है, परंतु हद से ज्यादा क्या है कि ऑडियो विजुअल ऐड यूज करते हुए आपको नहीं करना, ठीक है। आप क्या है कि मदर टंग के इक्विवेलेंट है वो टारगेट लैंग्वेज के वर्ड्स है वो प्रोवाइड करवाओ। तो डायरेक्ट मेथड की बात आ गई। जीटी मेथड है उसकी तरह क्या है कि आपको मदर टंग यूज तो करनी है, परंतु ये नहीं है कि भी टीचर और स्टूडेंट पूरी क्लास में मदर टंग ही चल रही है ना, ठीक है, लिमिटेड यूज करना है, जो क्या कि टीचर है उसका यूज करेगा। तो यहां पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स के, तो इट एम्फेसाइजेस ऑन क्रिएटिंग सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन क्रिएट करने की बात करता है, परंतु नॉट एग्जैक्टली लाइक डायरेक्ट मेथड, परंतु पूर्णतः डायरेक्ट मेथड की तरह सिचुएशन क्रिएट करने की बात नहीं करता। इन दिस सिचुएशंस आर क्रिएटेड जस्ट बाय गिविंग
मदर टंग इक्विवेलेंट इंग्लिश वर्ड, मदर टंग के इक्विवेलेंट है वो इंग्लिश वर्ड्स प्रोवाइड करवा के सिचुएशन क्रिएट करने की बात की जाती है। पूर्णतः डायरेक्ट मेथड की तरह सिचुएशन नहीं क्रिएट की जाती। डायरेक्ट जीटी मेथड की बात करें तो दिस मेथड डज नॉट फॉलो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, ये जो मेथड है वो वर्ड फॉर हर शब्द के लिए ट्रांसलेशन करके बताए उस प्रोसेस को ये फॉलो नहीं करता। दिस मेथड रिकमेंडेड, ठीक है, ये मेथड किसको रिकमेंड करता है? ए रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ मदर टंग, मदर टंग के रेस्ट्रिक्टेड यूज है, ठीक है, उसको ये एक प्रकार से रिकमेंड करता है बाय द टीचर एलोन। जो क्या है, ठीक है, मदर टंग तो यूज करेगा परंतु कौन? केवल टीचर। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड यूज है, ये नहीं है एक्सटेंसिव यूज किया जा रहा है टीचर और स्टूडेंट सभी के द्वारा, नोट बाय द स्टूडेंट एट ऑल। ठीक है, स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं। तो बस बाइलिंगुअल मेथड में इतना ही ध्यान रखना है। दिया किसने? सीजे डॉडसन ने दिया। बाइलिंगुअल टू लैंग्वेज, कौन सी दो? मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज। इसका मतलब ये डायरेक्ट मेथड और जीटी मेथड है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कैसे? ठीक है, सिचुएशन क्रिएट करेंगे परंतु पूर्णतः डायरेक्ट मेथड की तरह नहीं होगी, थोड़ा सा लिमिट में रखते हुए। ठीक है, मदर टंग के इक्विवेलेंट टारगेट लैंग्वेज के वर्ड्स है, इंग्लिश के वर्ड्स है, वो प्रोवाइड करवा के। ठीक है, मदर टंग यूज करेंगे परंतु बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली नहीं। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड यूज होगा, टीचर के द्वारा ही यूज होगा, स्टूडेंट्स के द्वारा यूज नहीं किया जाएगा। तो ये सिर्फ इतना सा याद रखना है कि इसमें बाइलिंगुअल मेथड जो सीजे डॉडसन ने दिया है। नेक्स्ट वन है, ठीक है, उसकी अपनी चर्चा करते हैं और वो क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात आएगी, ठीक है, तो किसने दिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड? ठीक है, एच ई पाल्मर ने। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड भी कहते हैं, कभी सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं और कभी सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड भी कहते हैं। क्या है ये? एक प्रकार से डायरेक्ट मेथड के अल्टरनेटिव में आया। ध्यान रखें, किसके अल्टरनेटिव में? डायरेक्ट मेथड है उसके अल्टरनेटिव में। वहां पे तो ठीक है बाइलिंगुअल है, वो डायरेक्ट और जीटी है, सबसे पहले जीटी मेथड, उसके बाद में डायरेक्ट मेथड। ठीक है, उसके अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। उन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो बाइलिंगुअल मेथड। तो एक प्रकार से सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो दिया किसने? ठीक है, तो ये एक प्रकार से सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो दिस मेथड वाज मीन टू सब्स्टिट्यूट द डायरेक्ट मेथड। और दिया किसने? ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड भी कह देते हैं। और एच ई पाल्मर ने, किसने? एच ई पाल्मर के द्वारा क्या है? ठीक है, इस मेथड को दिया गया है। तो एच ई पाल्मर अडोप्टेड द टेक्निक एंड गेव इट ए शेप ऑफ टीचिंग मेथड। तो एच ई पाल्मर ने एक टेक्निक है उसको एडोप्ट किया और उसको मेथड का रूप दिया। अब एक प्रकार से सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या? सुनिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि यहाँ पे एक मॉडल सेंटेंस लिया जाता है। ध्यान रखना, क्या लिया जाता है? मॉडल सेंटेंस। मैं आपको बताता हूं, जैसे इधर ध्यान से देखिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक टेबल ले ली। अब एक इसमें कोई भी क्या है कि जैसे मान लेते हैं इसके 3 इस प्रकार से बॉक्स बना लिए और यहाँ पे अलग अलग वर्ड लिख लिए। जैसे यहाँ पे राम लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे ठीक है शी लिख दिया, यहाँ पे आई लिख दिया, दे लिख दिया, जो भी है बॉयज लिख दिया अलग अलग। यहाँ पे उसने लिख दिया इज, एम, आर। ठीक है, आगे क्या है? ठीक है, उसने यूं कहें कि अलग अलग वर्ड ले लिए। ठीक है, जैसे गोइंग कर दिया, प्लेइंग कर दिया, इस प्रकार से अलग अलग कर दिया, राइटिंग कर दिया, जो भी है। और आगे क्या है कि उसने टू मार्केट, टू स्कूल, ठीक है, क्रिकेट, फुटबॉल, ठीक है, लेटर, स्टोरी, इस प्रकार से लिख दिया। अब आप ये देखिए एक टेबल बन गई। इस टेबल में वो क्या करेगा? जैसे ठीक है एक कोई भी सेंटेंस उसने लिख लिया, राम ठीक है इज राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर। अब एक प्रकार से टीचर को यह सिखाना है कि भी वो एक स्ट्रक्चर सीख जाए, भी राम इज राइटिंग, राम इज राइटिंग। तो वो क्या करेगा? इस वर्ड को बार बार चेंज करता रहेगा। राम इज राइटिंग ए लेटर, राम इज राइटिंग एन ईमेल, राम इज राइटिंग ए स्टोरी, राम इज राइटिंग ए नोवेल। तो इसका मतलब जो स्ट्रक्चर सिखानी है वो चेंज नहीं किया जा रहा। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या है कि उसको चेंज किया जा रहा है और सेम वर्ड यूज किया जा रहा है। मतलब सेम, अगर नाउन है तो नाउन नाउन चल रहे, नाउन या प्रोनाउन। वर्ब अगर सिखानी है चेंज करनी तो केवल वर्ब वर्ब चेंज हो रही है। तो इस प्रकार से क्या है, ठीक है, जो सिखाया जा रहा है उसको वैसे ही रखेंगे, दूसरे वर्ड है वो चेंज करते रहेंगे। तो बार बार ये वर्ड रिपीट करेगा तो इस स्ट्रक्चर को वो अच्छे से सीख जाएगा।
तो अनलिमिटेड क्या है कि यहाँ पे ठीक है आप क्या है कि सेंटेंस बना सकते हैं ऐसे टेबल बना के, जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम इज राइटिंग ए लेटर, राम इज गोइंग टू हिज विलेज, इस प्रकार से। फिर शी, फिर आई के साथ में एम यूज कर रहा है, सी के साथ में इज यूज कर रहा है, दे के साथ में आर यूज कर रहा है, फिर आगे चलते चलो। तो यहां पे क्या है कि ये इस प्रकार से टेबल बना देते हैं। ये टेबल किसने दी? H.E. पामर ने। किसने? H.E. पामर। तो आप क्या याद रखेंगे? सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। पूरा नाम ही आप याद रख लो, क्या? सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। क्या? सब्स्टिट्यूशन टेबल। तो आप ऐसे याद रखें कि आपने क्या कि टेबल पे अपनी पाम रख रखी है, अपनी पाम है वो कहां पे रख रखी है? टेबल पे। तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो किसने दिया? पामर ने। किसने? पामर ने। तो ये अपने को ध्यान रखना है। किसके सब्स्टिट्यूट में आया? डायरेक्ट मेथड के। तो यहाँ पे दो चार बातें हैं। दिस मेथड वाज मीन टू सब्स्टिट्यूट द डायरेक्ट मेथड, इट इज आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, और H.E. पामर अडॉप्टेड द टेक्निक एंड गेव इट शेप ऑफ टीचिंग मेथड। देखो बहुत से साइकोलॉजिस्ट है जो क्या है कि सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड को एक मेथड मानते ही नहीं है, ठीक है, वो इसको एक टेक्निक मानते हैं जो दूसरे मेथड में यूज होती है। बाद में H.E. पामर ने भी क्या है A.S. हॉर्नबी के साथ में काम करके, ठीक है, आगे सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग है वो भी दिया था, ठीक है, आगे उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ठीक है ये बात अपने को याद रखनी है। और यहाँ पे देखिए, ठीक है, पामर ने क्या डिफाइन किया? पामर डिफाइंड दिस मेथड। पामर ने इस मेथड को कैसे डिफाइंड किया? ए प्रोसेस बाय विच एनी मॉडल सेंटेंसेस, कोई भी मॉडल सेंटेंसेस वो लेंगे, may be multiplied indefinitely by substituting for any of its words or words groups other of the same grammatical family within certain semantic limits। तो उसने कह दिया क्या है कि जो सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी मॉडल सेंटेंस है वो लिए जाते हैं और जिनको क्या है कि अपने यूं कहें कि इंडेफिनेट, अनंत तक क्या है कि आप उनको क्या है कि लिख सकते हैं। किस प्रकार से? ठीक है, सब्स्टिट्यूट, जो क्या है कि किसी भी वर्ड्स है उनको चेंज करते हुए या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उनको चेंज करते हुए सेम ग्रामेटिकल फैमिली के, मतलब अगर वर्ब है तो वर्ब ही चेंज करेंगे, ठीक है, अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही चेंज करेंगे, और ठीक है उसी प्रकार से सेमेटिक लिमिट में रहते हुए मीनिंगफुल है वो चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पे जिसको सिखाना होता है वो चेंज नहीं किया जाता, दूसरी चीज को चेंज किया जाएगा। यहाँ पे द वर्ड्स ऑफ मॉडल सेंटेंस आर सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर वर्ड, ठीक है, मॉडल सेंटेंस के जो वर्ड है वो दूसरे वर्ड से सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं, एक्सेप्ट द वर्ड विच वी वांट टू टीच। किसको छोड़कर? जो वर्ड हम पढ़ाना सिखाना चाहते हैं उनको छोड़कर, ठीक है, जो वर्ड्स है वो दूसरे वर्ड्स के साथ में क्या किए जाएंगे? सब्स्टिट्यूट है वो किए जाएंगे। तो बस सिंपल सा याद रखना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड कहते हैं, डायरेक्ट मेथड के सब्स्टिट्यूट में आया। H.E. पामर ने दिया है जो क्या है कि इसमें एक, ठीक है, मॉडल सेंटेंस होता है जिसमें क्या है कि बार बार वर्ड्स को चेंज करके उसकी स्ट्रक्चर को सिखाया जाता है। जो क्या है कि स्ट्रक्चर सिखानी होती है, जो वर्ड सिखानी होती है वो चेंज नहीं किया जाता, दूसरे है वो चेंज किए जाएंगे जो उसी ग्रामेटिकल फैमिली के होंगे। भी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, वर्ब है तो वर्ब, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। तो ये सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड H.E. पामर का। इससे पहले वाला जो जस्ट किया था वो बाइलिंगुअल मेथड था जो C.J. डॉडसन का था। किसका था? C.J. डॉडसन का था। और C.J. डॉडसन ने एक प्रकार से अपनी यूं कहें कि जो डायरेक्ट मेथड और जीटी मेथड उनके कॉम्बिनेशन का क्या वो मेथड था। दो लैंग्वेज यूज करनी है, एक तो मदर टंग और एक टारगेट लैंग्वेज। अब अपने क्या है कि एक और मेथड है वो लेते हैं, और वो कौन सा मेथड है? डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड। ठीक है, पढ़ना ये से डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ठीक है, या इसको पूरा और भी कर सकते हो, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड रीडर्स। क्या लिख दोगे? रीडर्स, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख दो। अब यहां पे देखिए, ठीक है, इसमें सिर्फ एक बात याद रखनी है। क्या सर? वो क्या? डॉक्टर वेस्ट का अगर क्वेश्चन आएगा तो पहली बात है, ठीक है, जो न्यू मेथड रीडर्स है वो दिया किसने है? डॉक्टर माइकल वेस्ट ने। किसने दिया? डॉक्टर माइकल वेस्ट ने। ठीक है, जो क्या है कि जो ट्रेनिंग कॉलेज था ढाका में, जिसको आज ढाका कहते हैं, पहले डेका कहते थे, ठीक है, जो ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में जो क्या है कि ट्रेनिंग कॉलेज था, ठीक है, उसमें वो प्रिंसिपल थे। और उन्होंने क्या है किस चीज पे फोकस किया? ध्यान से सुनेंगे बेटा, सिर्फ एक ही शब्द, क्या? रीडिंग। डॉक्टर माइकल वेस्ट कहते हैं कि जो सेकंड लैंग्वेज जो बच्चा सीख रहा है
उसके लिए लिसनिंग स्पीकिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में बात करनी है, अपने इधर उधर इर्द गिर्द वातावरण में जो बात करनी है वो सारी की सारी वो फर्स्ट टंग में, अपने कह दो फर्स्ट लैंग्वेज में, मदर टंग में, नेटिव लैंग्वेज में करेगा। जबकि सेकंड लैंग्वेज में उसको सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो रीडिंग की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? रीडिंग की। तो इसलिए डॉक्टर माइकल वेस्ट कहते हैं कि आपको सेकंड लैंग्वेज सिखाने के लिए सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए? रीडिंग पे करना चाहिए। अगर वो रीडिंग करना ढंग से आ गया, साइलेंट रीडिंग है, ठीक है, उससे वो अच्छे से क्या है कि वोकैबुलरी समझेगा, स्ट्रक्चर को समझेगा, मीनिंग को समझेगा। लाउड रीडिंग अगर कर रहा है तो उसके प्रोनाउंसिएशन वगैरह अच्छे होंगे, ठीक है, स्पीकिंग वगैरह अच्छी होगी। तो वहां पे अगर उसको रीड करना, रीडिंग अगर अच्छे से आ गया तो क्या है कि वो क्या है कि सेकंड लैंग्वेज है उसको इजीली सीख जाएगा। तो डॉक्टर माइकल वेस्ट का जो न्यू मेथड्स है उसको कभी कभी रीडिंग मेथड भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? रीडिंग मेथड भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये रीडिंग है, केवल उसी पे फोकस करने की बात करता है। तो यहां पे देखिए, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज ए रीडिंग मेथड। या क्या है कि रीड किससे कर रही है? टेक्स्ट बुक से, इसलिए क्या है टेक्स्ट बुक मेथड भी कह देते हैं। तो रीडिंग मेथड या टेक्स्ट बुक मेथड है। बात करें, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? डॉक्टर माइकल वेस्ट के द्वारा, जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग कॉलेज ढाका, ठीक है, जो ढाका में क्या है, ठीक है, जो प्रिंसिपल एक प्रकार से ट्रेनिंग कॉलेज है उसके प्रिंसिपल है डॉक्टर माइकल वेस्ट रहे हैं। जब अपने यूं के देश आजाद हुआ था उससे पहले की बात है, तब एक प्रकार से उन्होंने ये मेथड है वो दिया। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट, सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग शुड फोकस ऑन ए रीडिंग स्किल ऑन एलोन। ठीक है, तो ये बात अपने को नहीं बोलनी। डॉक्टर माइकल वेस्ट का मेथड है वो रीडिंग मेथड है, रीडिंग स्किल है, उस पर फोकस करने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कहा है? डॉक्टर वेस्ट सेज बाइलिंगुअल चाइल्ड डज नॉट शो मच नीड टू स्पीक हिज सेकेंड लैंग्वेज। क्योंकि बाइलिंगुअल चाइल्ड होता है उसको सेकंड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश को ज्यादा क्या बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बट रेदर टू रीड इट, बजाय क्या है कि पढ़ने के, पढ़ने की उसको ज्यादा जरूरत पड़ती है, स्पीकिंग की उसको जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए केवल किस पे फोकस करना है? रीडिंग पे फोकस करना है। तो ये एक प्रकार से इसकी डीमेरिट भी हो जाती है, क्योंकि क्या क्या बाकी स्किल है, लिसनिंग स्पीकिंग है, उसको इग्नोर ही कर दिया, सीधा ये भी राइटिंग जो रीडिंग है उससे स्टार्ट कर रहा है। तो ये एक प्रकार से साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है। परंतु यहां से क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, डॉक्टर माइकल वेस्ट है, जो न्यू मेथड है वो किसने दिया? डॉक्टर माइकल वेस्ट ने दिया। ठीक है, रीडिंग मेथड किसको कहते हैं? डॉक्टर माइकल वेस्ट के न्यू मेथड को ही रीडिंग मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड कह देते हैं। किस पे फोकस करने की बात करें, किस स्किल पे फोकस करते हैं? डॉक्टर माइकल वेस्ट का न्यू मेथड है वो किस स्किल पे फोकस बात करेगा? वहां पे 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, लिसनिंग एलोन ऐसे आ जाएगा, रीडिंग एलोन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ऑल स्किल्स। तो अपने को लगेगा हाँ यार ऑल स्किल्स होना चाहिए ना, डॉक्टर माइकल वेस्ट का न्यू मेथड है वो रीडिंग स्किल है उस पर फोकस करता है। तो इसमें सिर्फ इतनी सी बात अपने को ध्यान रखनी है। तो ये चीजें होगी। अब अपने बात करते हैं स्ट्रक्चरल मेथड की। किसकी बात करते हैं? स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच है उसकी बात करते हैं। अब इधर ध्यान से सुनेंगे। क्या था? जीटी मेथड है वो आया, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड आया, उसके बाद में डायरेक्ट मेथड आया जो प्रभावशाली मेथड थे। ठीक है, बाकी तो ये क्या है कि उनके दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में थोड़ी सी बात आ गई, या क्या है कि इन्होंने रीडिंग मेथड दे दिया। तो ये जितने प्रभावशाली मेथड है वो नहीं हुए। अब क्या है कि एक प्रकार से सबसे पहले जीटी मेथड, उसके बाद में डायरेक्ट मेथड। अब देखिए डायरेक्ट मेथड जो है उसको अपने यूं कह सकते हैं कि इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो क्या है कि फॉरेन लैंग्वेज जो है उनको सिखाने के लिए यूरोप में और काम चला भी, फॉरेन लैंग्वेज को किस प्रकार से अच्छे से सिखाया जा सकता है। तो फिर जो मेथड डेवलप हुआ वो कौन सा आया? डायरेक्ट मेथड के बाद में स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है वो अपने क्या कह देते हैं? SOS, स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच कह देते हैं। स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच है उसको कह देते हैं, शॉर्ट में इसका नाम क्या है? SOS। कई बार सीधा सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? सिचुएशनल, यहां से स्ट्रक्चरल ओरल हटा दिया, क्या कह दिया? सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग भी इसको कह देते हैं। कई बार क्या है कि इसका नाम है वो ओरल अप्रोच भी आ जाता है, सीधा ओरल अप्रोच।
और कई बार क्या आएगा ओरल ओरल अप्रोच, ओरल ओरल अप्रोच, ओरल ओरल अप्रोच। क्या सर ये ओरल ओरल है क्या? ये ओरल तो होता है बेटा वर्बल, मतलब क्या है कि बोलने से रिलेटेड। ओरल वैक्सीन होती है ना जिसको आप क्या कि पिलाते हैं, ठीक है, जैसे पोलियो की वैक्सीन है, ठीक है, वो ओरल वैक्सीन होती है, मुंह के थ्रू है, वो आप इसको पिलाते हैं, इंजेक्टेड नहीं करते हैं आपको उसकी बॉडी में, आप उसको नहीं लगाते हैं, तो वो होता है ओरल, स्पीकिंग से रिलेटेड। ये ओरल मतलब ऑडियो सुनने से, तो इसलिए क्या है कि इसको ये अलग अलग नाम है। स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच कह देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में SOS भी कह देते हैं, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग भी कह देते हैं, ओरल अप्रोच भी कह देते हैं, ओरल ओरल अप्रोच भी इसका नाम है। तो ये इसके डिफरेंट अलग अलग क्या क्या नेम है जिनको अपने को ध्यान रखना है। चलो बात करते हैं आगे, ठीक है। देखिए यहां पे मीनिंग की बात करें, सबसे पहले SOS अप्रोच है क्या? देखो SOS अप्रोच स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच जो है उसमें क्या होते हैं कि केयरफुली ग्रेडेड और स्ट्रक्चर, केयरफुली ग्रेडेड, ठीक है, केयरफुली सिलेक्टेड और ग्रेडेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको मीनिंगफुल सिचुएशन में पहले ओरली प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब SOS अप्रोच इज ए सिस्टेमेटिक प्रेजेंटेशन, सिस्टेमेटिक प्रेजेंटेशन है, ठीक है, प्रैक्टिस्ड है किसकी, ठीक है, केयरफुली सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स के मीनिंगफुल सिचुएशन में। पहले ओरली, पहले क्या है स्पीकिंग में चलेगा, फिर क्या है रीडिंग और राइटिंग में। बहुत सी बातें हैं वो यहाँ पे आएगी, ध्यान से, ठीक है, इसके मीनिंग को देखना आप है। SOS अप्रोच इज सिस्टेमेटिक प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ carefully selected and graded grammatical structure of English in meaningful situation, in effective and meaningful situation, initially through speech and later through reading and writing। अब यहां से बहुत सी चीजें निकल के आती है बेटा, देखो कि SOS अप्रोच जो है उसमें किस चीज पे फोकस किया जा रहा है, जो स्ट्रक्चर है केयरफुली ग्रेडेड और, ठीक है, आपके सिलेक्टेड स्ट्रक्चर है उस पे फोकस किया जा रहा है कि क्या इन स्ट्रक्चर को प्रेजेंट कैसे करेंगे, मीनिंगफुल सिचुएशन में प्रेजेंट किया जाएगा। पहले कैसे, स्पीच के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है जो स्पीकिंग है, लिसनिंग और स्पीकिंग है उस पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। रीडिंग और राइटिंग है ये बाद में आएगी, इनिशियली थ्रू स्पीच एंड लेटर थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग। इसका मतलब इनिशियल वर्क है वो क्या होगा, लिसनिंग और स्पीकिंग का होगा। लिसनिंग और स्पीकिंग में जो भी आपने प्रैक्टिस कर लिया वो बाद में किस पे आएगा, रीडिंग और राइटिंग पे आएगा। किस चीज पे फोकस किया जा रहा है, स्ट्रक्चर पे। किस पे, स्ट्रक्चर कह दो या पैटर्न कह दो, स्ट्रक्चर कह दो या क्या कह दो बेटा, पैटर्न कह दो। स्ट्रक्चर और पैटर्न है उस पे क्या है कि फोकस किया जा रहा है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ग्रामेटिकल पैटर्न है, ठीक है, जो क्या है कि केयरफुली सिलेक्टेड और ग्रेडेड है और उनको मीनिंगफुल सिचुएशन में पहले ओरली प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, स्पीच के थ्रू, और बाद में क्या है रीडिंग और राइटिंग है उसकी बात आएगी। तो ये क्या है कि मीनिंग जहां से बहुत सी चीजें क्लियर होती है। स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच को याद रखेंगे, सीधा सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग भी इसका एक नाम और है, ध्यान देंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे इसके फैक्ट से रिलेटेड कुछ टर्म पॉइंट्स है वो याद करते हैं। अदर नेम मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच या क्या है SOS अप्रोच कह दिया, या सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग कह दिया, या क्या है ओरल अप्रोच कह दिया, या ओरल ओरल अप्रोच, ओरल ओरल अप्रोच है वो इसको कह देते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। स्कॉलर्स की अगर बात करें तो दो नाम यहां पे याद रखने हैं, एक तो H.E. पाल्मर, एक A.S. हॉर्नबी। A.S. हॉर्नबी, क्या कह रहा हूं बेटा, ध्यान से सुन लेना, A.S. हॉर्नबी, A.S. हॉर्नबी है, इनको नहीं भूलना, इनको नहीं भूलना, इनको नहीं भूलना। क्यों, क्योंकि सिचुएशनल जो बात है वो इन्होंने की, जिसको मैं आपको कह रहा हूं कि SOS अप्रोच है उसको सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, मेन क्या है सिचुएशन, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। ये जो सिचुएशनल जो टर्म है सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, ये किसने दी है, A.S. हॉर्नबी ने। किसने दी है, A.S. हॉर्नबी में। दूसरा नाम मैंने क्या बताया, H.E. पाल्मर। क्या सर अभी भी आपने H.E. पाल्मर का एक और बताया था, सब्स्टिट्यूशन टेबल, बिल्कुल ये वही H.E. पाल्मर है जिन्होंने सब्स्टिट्यूशन टेबल है वो दी थी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन टेबल का यूज है वो SOS अप्रोच में भी किया जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन टेबल देने वाले कौन है, H.E. पाल्मर।
सिचुएशनल वर्ड है या इस मेथड को देने वाले भी अगर पूछ ले और एक नाम सेलेक्ट करना पड़े तो अपने क्या कहेंगे, ए हॉर्नबी। तो ये दो स्कॉलर है, ठीक है, जिनका नाम याद रखना है। आगे बात करते हैं, ठीक है, बिहेवियरल साइकोलॉजी की। स्किनर की जो बिहेवियरल साइकोलॉजी है उस पे ये बेस्ड है, ध्यान रखेंगे। स्किनर की जो बिहेवियरल साइकोलॉजी है, अब बिहेवियरल साइकोलॉजी क्या है कि बार बार चीज को क्या करें, रिपीट करें, ठीक है, तो वो बच्चे की क्या बन जाएगी, हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है, हैबिट बन जाएगी। इसका मतलब ये जो एसओएस अप्रोच है, ठीक है, वो किस पे बल देता है, वो कंडीशनिंग पे। किस पे बल देता है बेटा, कंडीशनिंग पे बल देता है, ठीक है, वो बच्चे की हैबिट बनाने पे बल देता है, हैबिट फॉर्मेशन पे बात करेगा। हैबिट फॉर्मेशन है उसकी बात करता है, हैबिट फॉर्मेशन की ध्यान रखना, बिहेवियरल साइकोलॉजी पे बेस्ड है। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल। इसके 3 प्रिंसिपल है, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन। सिलेक्शन, दूसरा क्या हो गया, ग्रेडेशन, तीसरा क्या हो गया, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करना। अब यहां पे क्या होगा, इधर ध्यान से सुने, ठीक है। सिलेक्शन मतलब क्या है कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, उसके लेवल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी उसको ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो स्ट्रक्चर है डे टू डे लाइफ में वो यूज करेगा, ठीक है, उनको सबसे पहले सिलेक्ट किया जाता है। फिर उनकी ग्रेडिंग देना, ग्रेडिंग का मतलब है सिंपल से कंपाउंड में, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। इजी सेंटेंस है वो पहले, इजी स्ट्रक्चर, इजी पैटर्न पहले, और कॉम्प्लेक्स जो टफ है वो बाद में। तो ग्रेडेशन का मतलब है सिंप्लीफाई द मैटर, ठीक है। तो वो क्या है कि ग्रेडेशन दी जाएगी, उनको मैटर को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया जाएगा, और फिर क्लासरूम में क्या किया जाएगा, प्रेजेंट। तो 3 प्रिंसिपल है, सिलेक्शन, ग्रेडेशन और प्रेजेंटेशन। आगे बात करते हैं, तो यहां पे मैंने क्या क्या बातें बताई, ध्यान से सुन लो। अलग अलग नाम क्या है, स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच को शॉर्ट में एसओएस अप्रोच कहते हैं, या सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग कहते हैं, या ओरल अप्रोच कहते हैं, या ओरल अप्रोच कहते हैं। स्कॉलर एएस हॉर्नबी का नाम सबसे पहले आएगा। उन्होंने कौन सी टर्म दी, ठीक है, सिचुएशनल अप्रोच है वो उन्होंने टर्म है वो दी थी। उसके बाद में एच ई पाल्मर ने सब्स्टिट्यूशन टेबल दी। मैंने आपको बताया था आप अपनी पाम को किस पे रख दो, टेबल, तो सब्स्टिट्यूशन टेबल। इधर बात करें, ठीक है, सिचुएशनल अप्रोच, तो सिचुएशनल अप्रोच जो टर्म है सिचुएशनल, वो किसने दी है, हॉर्नबी ने। कैसे याद करेंगे, ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको हॉर्न बजाना पड़ा, ऐसी सिचुएशन आ गई आपको हॉर्न बजाना पड़ा, तो सिचुएशनल अप्रोच है वो किसने दी, हॉर्नबी ने। बिहेवियरल साइकोलॉजी स्किनर की है, उस पे ये बेस्ड है, और बिहेवियरल साइकोलॉजी पे बेस्ड है, इसका मतलब कंडीशनिंग की बात करता है, हैबिट फॉर्मेशन की बात करता है। 3 प्रिंसिपल है, सिलेक्शन, ग्रेडेशन और प्रेजेंटेशन। तो देखिए जो अभी बात की है, आगे की चर्चा अभी और अपने करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने फैक्ट बताए हैं, इट इज ऑल्सो नोन, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग कह देते हैं, एसओएस अप्रोच कह देते हैं, ओरल अप्रोच कह देते हैं, और ओरल अप्रोच इसके नाम है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन, अल्टरनेटिव टू डायरेक्ट मेथड। क्या सर ये डायरेक्ट मेथड के अल्टरनेटिव में क्यों आया, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड था ना, बिल्कुल। तो एच ई पाल्मर है, उन्होंने हॉर्नबी के साथ में ही काम किया है, ठीक है। तो या तो वो नाम आएगा और या फिर ये नाम आएगा, ये ध्यान रखना। या तो एसओएस, क्या दोनों आ जाए तो फिर एसओएस कर देना, एसओएस के अल्टरनेट, एसओएस है वो डायरेक्ट मेथड के अल्टरनेटिव में आया। नेक्स्ट वन है वो बात करते हैं अपनी, ठीक है, कौन से 2 स्कॉलर थे, हेरोल्ड पाल्मर, ठीक है, एच ई पाल्मर और एएस हॉर्नबी अटेम्प्टेड टू डेवलप दिस अप्रोच। इट वाज हॉर्नबी, हॉर्नबी खुद थे, ठीक है, हु यूज द टर्म सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशन ऐसी आई कि हॉर्न बजाना पड़ा, और सब्स्टिट्यूशन टेबल है रिलेटेड टू एसएस अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय, सब्स्टिट्यूशन टेबल किसने डेवलप की, एच ई पाल्मर ने। उसके बाद में, ठीक है, ये तो 2 चीजें होगी, अलग अलग नाम हो गए, स्कॉलर का नाम हो गया, और थर्ड वन है वो अपने बिहेवियरल साइकोलॉजी की। तो बिहेवियरल साइकोलॉजी ऑफ स्किनर, जिसकी स्किनर की बिहेवियरल साइकोलॉजी का नाम क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, या द थ्योरी ऑफ बिहेवियरिस्ट हैबिट फॉर्मेशन वाज फाउंड टू बी रेलेवेंट टू द एसओएस अप्रोच। ठीक है, तो किसके रेलेवेंट, ठीक है, किससे संबंधित मानी जाती है, एसओएस अप्रोच है उससे संबंधित मानी जाती है। फिर बात करें अलग अलग इसके प्रिंसिपल, 3 प्रिंसिपल थे, सिलेक्शन, ग्रेडेशन और प्रेजेंटेशन, वो भी आएंगे। अभी क्या है, 2 बातें यहां पे करते हैं। जो एसओएस स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होती है वो किस पे बेस्ड होती है, सुनो, ठीक है। स्ट्रक्चरल अप्रोच बेस्ड होती है कि स्पीच इज, लैंग्वेज इज प्राइमरली स्पीच। जब अपने एसओएस की डेफिनेशन देखी थी तो उसमें क्या लिखा था, एसओएस अप्रोच इज, ठीक है, केयर प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ केयरफुली सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर
ठीक है, इन मीनिंगफुल सिचुएशन प्राइमरली थ्रू स्पीच, लेटर थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग। पहले किस में, स्पीच के थ्रू। इसका मतलब स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होती है वो लैंग्वेज को क्या मानती है, स्पीच। भी आप स्पीच पे फोकस करें, स्पीकिंग पे फोकस करें। तो यहां पे बात करें, ठीक है, सबसे पहले देखिए लैंग्वेज इज प्राइमरली स्पीच। लैंग्वेज है वो क्या है, प्राइमरली स्पीच है। और सेकंड वन क्या है, लैंग्वेज इज, ठीक है, हैबिट फॉर्मेशन। कंडीशनिंग की बात थी, बिहेवियरल साइकोलॉजी पे बेस्ड है, तो उन्होंने क्या कह दिया, लैंग्वेज इज प्राइमरली स्पीच और लैंग्वेज इज, ठीक है, ए सेट ऑफ ए हैबिट। लैंग्वेज इज प्राइमरली स्पीच और लैंग्वेज इज सेट ऑफ ए हैबिट्स। तो ये अपने को इसके प्रिंसिपल ध्यान रखने हैं। जो मैंने वो बताए थे आपको, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन, वो भी प्रिंसिपल है, आगे अपनी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या बात कर ली, सबसे पहले इसके अलग अलग नाम, स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच है, उसको SOS अप्रोच भी कहते हैं, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग भी कहते हैं, ओरल अप्रोच भी कहते हैं, ओरल अप्रोच भी कहते हैं। दो स्कॉलर है, AS हॉर्नबी, HE पामर। हॉर्नबी ने क्या दिया भाई, ठीक है, सिचुएशन आ गई, हॉर्न बजाना पड़ा, तो सिचुएशनल अप्रोच टर्म है वो हॉर्नबी ने दी, और HE पामर ने सब्स्टिट्यूशन टेबल दिया। बिहेवियरल साइकोलॉजी स्किनर की है, वो क्या है कि एक प्रकार से इस मेथड से संबंधित है। ठीक है, मतलब ये जो मेथड है वो बिहेवियरल साइकोलॉजी पे बेस्ड है, और बिहेवियरल साइकोलॉजी है वो किसकी बात करती है, वो हैबिट फॉर्मेशन की बात करती है, वो कंडीशनिंग की बात करती है। इसके बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो किस पे बेस्ड है, ठीक है, वो ये कहती है कि भी लैंग्वेज इज प्राइमरली स्पीच। भी लैंग्वेज क्या भी स्पीच है। दूसरा क्या कहते हैं, लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ ए हैबिट्स। लैंग्वेज है वो क्या है, ठीक है, सेट ऑफ ए हैबिट्स है। भी हैबिट फॉर्मेशन की बात करेंगे, कंडीशनिंग की बात। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स है वो लेते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। एम क्या है, गोल क्या है। जो आपका SOS अप्रोच है, उस SOS अप्रोच का ये एम होता है कि बच्चा क्या कर सके, जो भी क्या है टारगेट लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स है, फॉर्म्स है, उनको याद करें। ठीक है, उनको बार बार रिपीट करते हुए, ड्रिल करते हुए, बार बार रिपीट करते हुए याद करें और टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना सीखे। हालांकि फिर से कह रहा हूं, ठीक है, यहां पे, ठीक है, जो SOS अप्रोच का एम, गोल, ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा टारगेट लैंग्वेज में क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। परंतु ये मानते हैं कि कम्युनिकेट कैसे करेगा, कि जब वो बच्चा टारगेट लैंग्वेज की स्ट्रक्चर्स जो है, उसके पैटर्न्स है, उनको सीखेगा, तब वो टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना सीखेगा। सेकेंड वन बात करते हैं, ठीक है, इसलिए, ठीक है, स्ट्रक्चरल अप्रोच किस पे बेस्ड है कि लैंग्वेज इज प्राइमरी स्पीच। तो यहां पे भी वही बात है कि स्किल्स की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले लिसनिंग और स्पीकिंग पे फोकस किया जाएगा। जो भी चीजें प्रेजेंट करनी है पहले ओरली प्रेजेंट की जाएगी, उसके बाद में वो क्या है कि रिटर्न में आएगी। रीडिंग और राइटिंग की बात है, ठीक है, रीडिंग और राइटिंग स्किल है वो, ठीक है, किस पे बेस्ड होगी, जो उन्होंने ओरली पहले प्रेजेंट, पहले प्रैक्टिस है वो कर ली, उस पे है वो बेस्ड होगी। लैंग्वेज की बात करें तो क्लासरूम की लैंग्वेज, इधर ध्यान से सुनो बेटा, सिर्फ और सिर्फ GT मेथड है जिसमें आपको यह कहना है कि क्लासरूम की लैंग्वेज है वो आपकी मदर टंग है, नेटिव लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है। बाकी सभी मेथड्स की क्लासरूम की लैंग्वेज कौन सी होगी, टारगेट लैंग्वेज होगी। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है, जो बच्चा सीख रहा है वो लैंग्वेज होगी। तो यहाँ पे क्लासरूम की लैंग्वेज, यहाँ पे भी क्या है, टारगेट लैंग्वेज है। केवल GT मेथड में क्या करना है, केवल और केवल GT मेथड में करना है कि भी मदर टंग नेटिव लैंग्वेज और क्लासरूम की लैंग्वेज है, यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज होगी। ठीक है, मदर टंग नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, वो प्रोहिबिटेड है। ठीक है, वो क्लासरूम में यूज बच्चे के द्वारा नहीं करनी। ट्रांसलेशन की बात करें तो जब टारगेट लैंग्वेज जब मदर टंग यूज ही नहीं करनी, नेटिव लैंग्वेज यूज ही नहीं करनी, इसका मतलब क्या है कि चीजों को ट्रांसलेट करके नहीं बताया जाता। ठीक है, टारगेट लैंग्वेज है उसमें बताया जाएगा। ग्रामर कैसे पढ़ाएंगे, एक चीज और, जैसे आपने कहा कि मदर टंग जो है, ठीक है, या जो नेटिव लैंग्वेज जो है, या जो लैंग्वेज फर्स्ट जो है, वो केवल और केवल किस में है, GT मेथड में। किस में है, GT मेथड में, याद रखेंगे। बाकी सभी की क्या होगी, टारगेट लैंग्वेज होगी। उसी प्रकार ग्रामर जो है, ठीक है, वो केवल GT मेथड है, उसमें ही ग्रामर है वो डिडक्टिव तरीके से पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं, डिडक्टिव तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, अपने यूं कहें कि एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल बताए जाएंगे, एक्सप्लिसिट, ठीक है, एकदम स्पष्ट ग्रामेटिकल रूल जो है, ठीक है, जो डिटेल्ड ग्रामर है वो केवल और केवल GT मेथड है उसमें पढ़ाई जाएगी, डिडक्टिव तरीके से, एक्सप्लिसिट ग्रामर। बाकी जितने भी है, चाहे डायरेक्ट है, SOS है, आगे ऑडियो लिंगुअल करेंगे, CLT करेंगे, सभी में जो ग्रामर है
ठीक है, वो कैसे पढ़ाएंगे, इंडक्टिवली। कैसे पढ़ाएंगे, इंडक्टिवली है वो क्या है कि टीच करवाई जाएगी। ठीक है, इम्प्लीसिट तरीके से अपने कह सकते हैं, ठीक है, या अपने उसको कह देंगे अप्लाइड ग्रामर है, ठीक है, वो करवाई जाएगी। अप्लाइड ग्रामर है वो क्या है कि करवाई जाएगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन, 3 बेसिक प्रिंसिपल जो मैंने बताए थे, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन। ठीक है, पहले क्या है कि बच्चे के एज के अकॉर्डिंग, उसके लेवल के अकॉर्डिंग चीज़ों को सिलेक्ट करना, स्ट्रक्चर्स को, वोकेबुलरी को सिलेक्ट करना। ठीक है, जो डे टू डे लाइफ में आती है ऐसी वोकेबुलरी को भी सिलेक्ट करना। और फिर क्या है कि उनको क्या है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में, मतलब उनको मैटर को सिंप्लीफाई करना, वो ग्रेडेशन हो जाएगा। और सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन। तो ये यहाँ पे 3 इसके बेसिक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट वन है, उसकी बात करते हैं वोकेबुलरी। यहां पे बहुत ही ज्यादा वोकेबुलरी कंट्रोल पे फोकस किया जाएगा। वोकेबुलरी कंट्रोल पे फोकस किया जाएगा। वोकेबुलरी कंट्रोल का मतलब क्या है बेटा, वोकेबुलरी कंट्रोल का मतलब है कि ये मेथड ये कहता है कि बच्चे को कम से कम इतनी वोकेबुलरी आनी चाहिए कि वो टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सके। इसके लिए मानते हैं 2000 वर्ड्स कि 2000 शब्द है वो कम से कम क्या है कि अगर टारगेट लैंग्वेज जो बच्चा सीख रहा है, ठीक है, उस टारगेट लैंग्वेज के 2000 वर्ड्स अगर बच्चे को आएंगे तो टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना सीख जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे वोकेबुलरी पे भी फोकस किया जाता है, परंतु वोकेबुलरी कंट्रोल का मतलब यही हो गया कि आप अननेसेसरी वर्ड्स है वो नहीं करवाएंगे। जो फ्रीक्वेंटली क्या है कि बच्चा है वो एक प्रकार से यूज कर रहा है, ऐसे 2000 वर्ड्स है उनको सिलेक्ट कीजिए, फिर वो उनको सिखाइए। ठीक है, और फुल सेंटेंस में यूज करते हुए पहले स्ट्रक्चर, पहले पैटर्न सिखाइए, उसके बाद में वोकेबुलरी है वो क्या है कि उनमें यूज करते हुए सिखाइए, तो बच्चा टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना सीखेगा। उसके बाद में वोकेबुलरी के बाद में अगर बात करें स्ट्रक्चर्स की, ठीक है, तो आपको याद रखना है 25 कम 300। क्या गुरुजी यहाँ किया बोलो, अंग्रेजी का मास्टर हो, अंग्रेजी का टीचर और 25 कम 300 आपको याद करवाने के लिए। ठीक है, 275 भी मैं बोल सकता था, परंतु कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, आप मैं बोल रहा हूं वैसे आपको याद रहेगा। ठीक है, 25 कम 300 कितने स्ट्रक्चर याद करवाने हैं, 25 कम 300। तो 25 कम 300 का मतलब क्या हुआ सर, ठीक है भाई, 300 से 25 कम, इसका मतलब है ठीक है आपके जो आप सोच रहे हो वही 275। ठीक है, 275 क्यों, क्योंकि देखो ठीक है ये चीजें है ना, आपको लगता है गुरुजी 275 याद कौन रहे कि याद रहे हमारे, ठीक है, परंतु मैंने बच्चों को गलत करते देखा है। 275 की जगह 375 आ जाता है तो बच्चा सोचता है कि किट्ठा गुरुजी 375 बताए को 275 बताए। ठीक है, अब मैं आपके क्या है कि अगर ये आ गया तो मैं आपके दिमाग में बोलूंगा भी 25 कम 300 कितने, 25 कम 300 है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर है वो बच्चे को सिखाने हैं। आगे बात करते हैं हैबिट फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात यही आई कि लैंग्वेज इज प्राइमरली स्पीच। सेकंड बात क्या है कि लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ हैबिट्स। इसका मतलब बच्चा बार बार स्ट्रक्चर्स को रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा तो उसकी हैबिट बन जाएगी। तो यहाँ पे हैबिट फॉर्मेशन है वो माना जाता है कि भी लैंग्वेज सीखेगा हैबिट फॉर्मेशन से। अब देखो जब हैबिट फॉर्मेशन की बात आ जाती है, इसका मतलब एक्यूरेसी है उस पर फोकस करना पड़ेगा। क्यों फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर बच्चे की गलत हैबिट बन गई तो वो हमेशा गलत ही बोलेगा फिर। इसलिए किस पे फोकस करेंगे, अपने एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे। बच्चे की जो भी गलतियां हैं उसको तुरंत सही किया जाए, ठीक है, फिर उसको क्या है बार बार रिपीट करवाया जाए, तो एक्यूरेसी है उस पे फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट वन है उसकी बात करें यहाँ पे, हाँ ठीक है, एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं फिर इनको डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले एम गोल क्या है, बच्चा टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना सीखे। ये क्या है, एसओएस अप्रोच का एम है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है। परंतु टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना सीखेगा कैसे, ठीक है, जब वो उस टारगेट लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चर्स है, जो पैटर्न्स है, उनको वो क्या है कि अच्छे से लर्न कर लेगा, ठीक है, क्रैम कर लेगा बार बार रिपीट करते हुए, ठीक है, तब वो क्या है कि टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना सीखेगा। स्किल्स की बात करें तो स्किल्स में सबसे पहले क्या है कि चीजों को ओरली प्रेजेंट किया जाएगा, लिसनिंग स्पीकिंग पे फोकस है। रीडिंग और राइटिंग का जो भी वर्क है वो पहले ओरली होएगा, उसके बाद में रीडिंग और राइटिंग पे चीजें चलेगी। लैंग्वेज, क्लासरूम की लैंग्वेज मदर टंग है, सॉरी क्लासरूम की लैंग्वेज है वो टारगेट लैंग्वेज है, मदर टंग को यूज नहीं किया जाता। ट्रांसलेशन, जब मदर टंग यूज नहीं कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन नहीं किया जाएगा। ग्रामर इंडक्टिवली पढ़ाएंगे, अप्लाइड ग्रामर है, इम्प्लिसिट ग्रामर है वो पढ़ाएंगे।
जीटी मेथड ही एक ऐसा है जिसमें मदर टंग यूज की जाती है, क्लासरूम की लैंग्वेज मदर टंग है, बाकी किसी की नहीं होगी। ठीक है, जीटी मेथड में ग्रामर है वो डिडक्टिव तरीके से पढ़ाते हैं, एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल बताए जाते हैं, बाकी किसी में भी क्या है कि डिडक्टिव तरीके से नहीं पढ़ाई जाती, इंडक्टिव तरीके से पढ़ाई जाती है। बाकी किसी में भी एक्सप्लिसिट ग्रामेटिकल रूल नहीं बताए जाएंगे, इम्प्लिसिट ग्रामेटिकल रूल होंगे, अप्लाइड ग्रामर पढ़ाई जाएगी। 3 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, सिलेक्शन, ग्रेडेशन और प्रेजेंटेशन। ठीक है, और फिर बात करते हैं वोकेबुलरी कंट्रोल पे फोकस किया जाएगा, 2000 वर्ड्स वो बच्चे को पढ़ाए जाएंगे। स्ट्रक्चर्स 25 कम 300 याद रखेंगे, याद आऊंगा मैं बोलता हुआ। हैबिट फॉर्मेशन उस पे फोकस किया जाएगा। भी मानते क्या है कि लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ हैबिट्स, और हैबिट फॉर्मेशन है इसका मतलब एक्यूरेसी पे फोकस होगा, क्योंकि गलत हैबिट बन गई तो बच्चा उसी प्रकार से बोलेगा। इससे पहले एसओएस अप्रोच में अपने क्या बात की है, सिंपल सी बात की है, क्योंकि अब कंप्लीट होने वाला है ये जो मैंने बताया है। एसओएस अप्रोच है वो अपने यहां से स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच। ठीक है, जिसका मीनिंग है वो क्या है, एसओएस अप्रोच क्या है, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ केयरफुली सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इन इफेक्टिव मीनिंगफुल सिचुएशन, इनिशियली थ्रू स्पीच एंड लेटर थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग। पहले क्या है, ठीक है, स्पीच के थ्रू, और फिर क्या है रीडिंग और राइटिंग के थ्रू आएंगे। तो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद में ठीक है इसके डिफरेंट नेम थे जो एसओएस के दो, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, ओरल अप्रोच या ओरल अप्रोच हो जाएगा। स्कॉलर एएस होर्नबी, एच.ई. पाल्मर, एएस होर्नबी ने क्या दिया, सिचुएशनल वर्ड है, सिचुएशनल अप्रोच है वो वर्ड दिया, एच.ई. पाल्मर में सब्स्टिट्यूशन टेबल दिया। बिहेवियरल साइकोलॉजी पे बेस्ड है, जो क्या है कि स्किनर की है, जो कंडीशनिंग की बात करता है, जो हैबिट फॉर्मेशन की बात करता है। प्रिंसिपल ठीक है कौन से, कि लैंग्वेज इज प्राइमरी स्पीच और लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ ए हैबिट फॉर्मेशन। तो ये इसके प्रिंसिपल थे, तो ये अपने देख लिया। सबसे पहले देखिए अलग अलग नाम, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, अप्रोच, एसओएस अप्रोच, ओरल अप्रोच, अल्टरनेटिव टू डायरेक्ट मेथड। हेरोल्ड पाल्मर, एएस होर्नबी का नाम आएगा, होर्नबी ने सिचुएशनल अप्रोच दिया, ठीक है, और एच.ई. पाल्मर ने सब्स्टिट्यूशन टेबल डेवलप की। बिहेवियरल साइकोलॉजी जो है स्किनर की, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं, ये थ्योरी ऑफ बिहेवियरिस्ट हैबिट फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, वो एक प्रकार से एसओएस है, उससे रिलेटेड है, और एसओएस अप्रोच है, उसके प्रिंसिपल क्या है, लैंग्वेज इज प्राइमरी स्पीच और लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ हैबिट्स। बात करें कौन कौन से एम गोल क्या है, ये सारे अभी अपने बात की, तो इनको देख लेते हैं। देखिए एम क्या है, ठीक है, एम है टू डेवलप ओरल प्रोफिशिएंसी, मतलब बच्चा टारगेट लैंग्वेज में क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। तो ओरल प्रोफिशिएंसी है, ठीक है, स्पीकिंग है, उस पे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि लैंग्वेज इज प्राइमरली स्पीच, देयरफॉर लैंग्वेज टीचिंग बिगिंस विद स्पोकन क्लास। तो लैंग्वेज टीचिंग कहां से स्टार्ट होती है, स्पोकन क्लास है वहां से स्टार्ट होती है। अब यहां पे देखिए न्यू लैंग्वेज आइटम्स है, वोकेबुलरी है, कोई भी नया लैंग्वेज आइटम है, वोकेबुलरी, वो कैसे प्रेजेंट करेंगे, आर प्रेजेंटेड ओरली, ओरली प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आप उसको क्या है कि रिटन फॉर्म में प्रेजेंट करने से पहले, ठीक है, आप उनको कैसे प्रेजेंट करेंगे, ओरली है वो प्रेजेंट करेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन, रीडिंग और राइटिंग जो है आर नोट नेग्लेक्टेड। मैंने आपको कहा रीडिंग और राइटिंग है वो किस पे बेस्ड है, जो उन्होंने ओरली प्रैक्टिस कर लिया, नेग्लेक्टेड नहीं है, परंतु दे आर बेस्ड ऑन आइटम्स विच हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रैक्टिस्ड ओरली। पहले ओरली प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्या रीडिंग और राइटिंग है वो चलेगा। ठीक है, देयर शुड बी कमांड अवर ऑल फॉर बेसिक स्किल, चारों स्किल्स पे, परंतु पहले क्या है लिसनिंग स्पीकिंग पे बहुत ज्यादा फोकस है। यूज ऑफ मदर टंग नेटिव लैंग्वेज इज अवॉइडेड, मदर टंग को यूज नहीं करना, उसको अवॉइड करना है, मतलब मदर टंग का नेटिव लैंग्वेज का फर्स्ट लैंग्वेज का यूज नहीं करना। तो फर्स्ट लैंग्वेज यूज नहीं कर रही है, इसका मतलब क्लासरूम की लैंग्वेज क्या होगी, टारगेट लैंग्वेज होगी, और ट्रांसलेशन नहीं किया जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ द क्लासरूम इज द टारगेट लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश होगी टारगेट लैंग्वेज। और एक क्लासरूम में बात करें ग्रामर कैसे पढ़ाएंगे, इंडक्टिव, केवल डिडक्टिव तरीके से जीटी मेथड में पढ़ाते हैं, बाकी सभी में इंडक्टिव तरीके से ग्रामर पढ़ाई जाएगी। 3 बेसिक प्रिंसिपल है, सिलेक्शन, ग्रेडेशन और प्रेजेंटेशन। सिलेक्शन, चूजिंग लेक्सिकल और ग्रामेटिकल आइटम सेलेक्ट कर रहे हो, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग क्या वोकेबुलरी सेलेक्ट करनी है, क्या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करनी है। ग्रेडेशन मतलब उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उनको सीक्वेंस दे रहे हो, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में उनको सिस्टमेटाइज तरीके से रख रहे हो, तो ऑर्गेनाइजिंग और सीक्वेंसिंग कंटेंट। और प्रेजेंटेशन, टेक्निक फॉर प्रेजेंटिंग एंड प्रैक्टिसिंग आइटम्स इन द कोर्स।
नेक्स्ट वन है वो बात करें, द मेन फोकस वॉज ऑन वोकेबुलरी कंट्रोल। मेन फोकस है वो किस पे रहता है, वोकेबुलरी कंट्रोल पे। मैंने आपको बताया विच मस्ट बी एट द कोर ऑफ, मस्ट बी द कोर ऑफ एनी फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग प्रोग्राम। जो किसी भी फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग प्रोग्राम है उसका मुख्य आधार है वोकेबुलरी कंट्रोल। भी इतनी तो वोकेबुलरी आएगी तो बच्चा टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना सीखेगा। कितनी वोकेबुलरी, 2000 वर्ड्स है वो मिनिमम बच्चे को आने चाहिए। इट वाज फाउंड दैट knowledge of a core 2000 words could facilitate reading in a foreign language. For this reason this approach is sometimes referred to as the reading method. अब क्या सर रीडिंग मेथड, आपने अभी एक और बताया था माइकल वेस्ट, बिल्कुल माइकल वेस्ट के मेथड को भी रीडिंग मेथड कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो फोकस ही किस स्किल पे किया है, रीडिंग स्किल पे किया। तो माइकल वेस्ट के न्यू मेथड्स को रीडिंग मेथड कहते हैं, वो भी बिल्कुल बात सही है। और एसओएस को भी रीडिंग मेथड कहते हैं, ये भी सही है। दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे तो यहाँ पे इसको ठीक है रीडिंग मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये वोकेबुलरी कंट्रोल है उसकी बात है करता है। भी इतनी चीजें आएगी तो बच्चा सीखेगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन, टू ले द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश बाय एस्टेब्लिशिंग ठीक है थ्रू ड्रिल एंड रिपीटिशन ऑफ अबाउट 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर। कितने स्ट्रक्चर सिखाने भाई, 25 कम 300 याद रखेंगे। नेक्स्ट वन, लैंग्वेज कम्स, लैंग्वेज कहां से आती है, हैबिट फॉर्मेशन से, थ्रू ब्लाइंड इमिटेशन, बार 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 ड्रिल करना, इमिटेट करना, नकल करना, रिपीट करना, थ्रू ब्लाइंड इमिटेटिव ड्रिल यूजिंग सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न को यूज करते हुए बार बार वो ड्रिल करेगा, ठीक है, तो उसका हैबिट बनेगी और वही क्या है लैंग्वेज सीखेगा। एक्यूरेसी चाहे प्रोनाउंसिएशन में है, ग्रामर में है, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर गलत हैबिट बन गई तो इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा गलत बनेगा। इसका मतलब एक्यूरेसी क्या है कि क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए एरर है उसको अवॉइड किया जाता है। भी बच्चा है वो एरर नहीं करे, तो एरर मस्ट बी अवॉइडेड, भी एरर को दूर किया जाना चाहिए। इट मेक्स बोथ टीचर एंड स्टूडेंट एक्टिव, बिल्कुल टीचर और स्टूडेंट, टीचर क्या है प्रेजेंट कर रहा है स्ट्रक्चर को, बच्चे हैं वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो टीचर और स्टूडेंट दोनों को एक्टिव बनाता है। तो विच इज साइकोलॉजिकल साउंड, तो एक प्रकार से साइकोलॉजिकल रूप से बहुत अच्छा है। तो ये यहाँ पे एक प्रकार से ठीक है इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स है वो हुई। अब अपने बात करते हैं डीमेरिट की, सिंपल सी बातें हैं डीमेरिट। आप ये देखो स्ट्रक्चर सिखाने की बात कर रहा है, क्या सभी प्रकार के स्ट्रक्चर है इस प्रकार से बार बार ड्रिल करके पढ़ाए जा सकते हैं? नहीं पढ़ाए जा सकते। पहली बात ये इसकी कमी है, ध्यान से सुनना कि सारे प्रकार के स्ट्रक्चर है वो इस मेथड के थ्रू नहीं पढ़ाए जा सकते। दूसरी बात ठीक है सिलेबस को इस माध्यम से कंप्लीट नहीं करवाया जा सकता। जो टेक्स्ट बुक है, सिलेबस में जो लगने वाली टेक्स्ट बुक है उसको स्ट्रक्चर मेथड से आप कंप्लीट नहीं करवा सकते। तीसरा, जितनी भी चीजें आप पढ़ते हो सभी चीजों में स्ट्रक्चर मेथड लागू नहीं होता। जैसे आपको पोइट्री पढ़ानी है, जैसे आपको कोई ग्रामर या आपको यूं कहें प्रोज पढ़ानी है, ठीक है, ईडियम पढ़ानी है, तो सभी जगह क्या है कि आप स्ट्रक्चर मेथड है उसको अप्लाई नहीं कर सकते। उसके साथ साथ में ठीक है ये एक प्रकार से बड़ी क्लासों के लिए यूजफुल नहीं है, ये छोटी क्लास है उनके लिए ही ठीक है अपने कह सकते हैं केवल छोटी क्लासों में यूज किया जा सकता है। तो कुछ इसकी क्या है कमियां भी है, तो यहाँ पे बात करें डीमेरिट भी है, शॉर्ट कमिंग कह दो इसकी, ओनली वेल सिलेक्टेड सेंटेंस पैटर्न कैन बी टॉट ठीक है थ्रू दिस मेथड। तो इस अप्रोच इस मेथड से केवल वेल सिलेक्टेड ठीक है जो सेंटेंस पैटर्न है उनको ही पढ़ाया जा सकता है, सभी पैटर्न्स नहीं पढ़ा सकते। टेक्स्ट बुक जो क्या है कि कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड होती है ठीक है वो क्या है कि नहीं पढ़ाई जा सकती, कैन नॉट बी टॉट थ्रू दिस अप्रोच। तीसरा ठीक है इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई दिस अप्रोच टू एवरी स्फीयर ऑफ टीचिंग, ठीक है टीचिंग के हर क्षेत्र में क्या है कि इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। प्रोज, पोइट्री, ग्रामर, टेस्टिंग सभी में इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। आगे बात करते हैं, दिस अप्रोच डिमांड टू मच मटेरियल एड, बहुत ज्यादा क्या है मटेरियल ऐड की जरूरत होती है। क्यों? सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, तो मदर टंग का तो यूज करना नहीं है इसलिए, इन ऑर्डर टू क्रिएट ए रियल लाइफ सिचुएशन। तो टीचर्स का जो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट है ठीक है वो क्या है कि एक प्रकार से बच्चा नहीं रहकर ठीक है जो टीचिंग एड्स जिनको वो यूज कर रहा है वो बन जाते हैं, तो बच्चे की तरफ से ध्यान हट जाएगा। ठीक है, तो टीचर सेंटर ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स द मटेरियल एड एंड ही इग्नोर द चिल्ड्रन। आगे बात करें ठीक है मैकेनिकल ड्रिल बहुत ही बड़ी ड्रॉबैक है।
बार बार इमिटेशन की बात करेगा, भी बार बार रिपीट करेगा तो बच्चे की हैबिट बनेगी। ठीक है, तो ये एक प्रकार से जो क्लास को डल बना देता है, मैकेनिकल बना देता है, जैसे एक मशीन चलती रहती है बार बार रिपीट करके, उसी प्रकार से। तो ये भी एक क्या है कि टू मच मैकेनिकल ड्रिलिंग इज एम्फेसाइज, तो इट मेक्स द क्लास डल एंड अनइंटरेस्टिंग, और ये केवल छोटी क्लासों के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे बात करें, दिस अप्रोच कैन नॉट बी इफेक्टिवली अडोप्टेड एट ए ऑल स्टेज, तो सभी स्टेज पे इसको अडोप्ट नहीं किया जा सकता। इट इज मोस्ट सुटेड ओनली टू लोअर क्लासेस, तो ये क्या है कि केवल लोअर क्लासेस है उसके लिए ही ये क्या है, सुटेबल है। तो इसी के साथ में आपकी SOS अप्रोच है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो ये यहाँ पे अपने को इसमें ध्यान रखना है SOS अप्रोच का। तो यहाँ तक कौन कौन से मेथड है वो अपने कर लिए। सबसे पहले अपने GT मेथड किया, फिर डायरेक्ट मेथड है वो किया, बाइलिंगुअल मेथड जो CJ डॉडसन ने दिया था, बाइलिंगुअल 2 लैंग्वेज, ठीक है, मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज, इसका मतलब GT मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद में बात करें तो सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड है जो H.E. पामर है, ठीक है, उनको द्वारा दिया गया था, वो अपने किया सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। और डॉक्टर माइकल वेस्ट है, ठीक है, उनका न्यू मेथड, तो न्यू मेथड है वो केवल किस पे फोकस कर रहा है, रीडिंग पे, किस पे, रीडिंग पे फोकस कर रहा है, वो किया। और उसके बाद में SOS अप्रोच। तो यहाँ पे 2, 3, 5 और एक 6 मेथड्स हैं, उनकी चर्चा कर चुके हैं। 2 की अपने को और चर्चा करनी है, अभी करते हैं। ठीक है, एक तो ऑडियो लिंगुअल और एक स्ट्रक्चर। क्लास है वो क्या है कि काफी लंबी है, वो जा रही है, और ऑडियो लिंगुअल और जो आपका CLT मेथड है उसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो अभी क्या है कि इस क्लास में अपने इसको कंप्लीट नहीं करते हैं, एक क्लास और लग जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपने ऑडियो लिंगुअल मेथड है और CLT मेथड है उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।